Hello guys, we are waiting for others to join. Wait for some time and then we will start. If you have any question or anything to say, you can just switch on your mic, unmute yourself and then you can say. आप लोगों को आवाज आ रही है? आप लोग चैट में भी बोल सकते हैं और अपना माइक जो है उसको अनम्यूट करके आप बता सकते हैं आपको क्लियर आवाज आ रही है या नहीं। विपिन भाई आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। जी जी, ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके। तो बेसिकली ये मीटिंग हमने जूम डिस्कशन पे इसलिए रखी है ताकि हम यूपीएससी से जुड़े हुए जो चैलेंजेस हमको आते हैं या फिर ओके। स्ट्रेटेजी क्या होती है, काफी लोगों को डाउट रहता है, हाँ, काफी टॉपर्स वीडियोस देखते हैं हम। बट क्या है, जब तक एक इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि हाँ, टॉपर हाँ, वीडियो में तो दूर से जो बंदा होता है वो आके हमको सुना देता है, बट जब तक हमारा एक इंटरेक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है तो हम इस तरीके से समझ नहीं पाते और हमारे जो ठीक है, डाउट्स हैं ठीक है। वो यहीं के यहीं रह जाते हैं। सही। तो भाई, हाँ, आपका थोड़ा आपके बारे में इंट्रोडक्शन जी दीजिए जी और जी, मीटिंग स्टार्ट। आपके बारे में, आप जो फेस किए हैं, जो हाँ, स्ट्रगल किए हैं, जो चैलेंजेस फेस किए हैं, वो पूरा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में दीजिए। जी जी जी, नेक्स्ट स्लाइड में मैं अपने बारे में बताऊंगा। तो ओके, ओके, थैंक यू। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट कर दूं कि आप जैसे सिविल सर्विस के एक एस्पिरेंट है तो आपसे एक थोड़ा सब लोगों से एक प्रॉपर बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाएगा कि कोई हाँ, भी हाँ, यहाँ हाँ। पर गलत तरीके से बात ना करे और एक पेशेंस रखिए अपने आप में। और अगर आपको जैसे लगता है कि बीच में आपका कनेक्शन कहीं टूट रहा है तो आप रिफ्रेश करके या फिर उसको चैट में आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये हाँ, हाँ। डिस्कशन थोड़ा 30 मिनट्स का अभी रखा है क्योंकि जूम में एक टाइम लिमिट होती है। पर अगर लगता है कि हमको ये डिस्कशन एक्सटेंड करना है तो हम एक और लिंक इसमें हाल का हाल डाल देंगे। ओके, ठीक है, ओके। 40 मिनट्स तक चला सकते हैं हम डिस्कशन है। हाँ 40 मिनट्स तक चलाते हैं इसको। अगर ऐसे हमारी कुछ चीज़ें रह जाती हैं या स्लाइड कंप्लीट नहीं हो जाती हैं, आपके क्वेश्चन रह जाते हैं, तो फिर हम इसको एक्सटेंड हाँ, कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, तो मेरा नाम सक्षम सोनी है और मैंने मास्टर्स फिजिक्स से किया है एनआईटी सूरत से। आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एनआईटी सूरत से मैंने मास्टर्स किया है और मैंने 2017 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो इट इज़ जी। ऑलरेडी अराउंड लाइक 4 years since I have started preparation and I have cleared 2019 prelims. However, I couldn't या। get in the mains और मैंने मेंस क्लियर नहीं कर पाया। पर अब हाँ, ये है कि अभी मेरे को आइडिया है, मतलब किस तरीके के पेजेस आपको, जैसे ऐसा आपको फील हुआ होगा कि जब आप स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन और धीरे धीरे हाँ, हर एक साल आपके सामने जो चैलेंजेस आते हैं वो सारे नए आ जाते हैं। और क्योंकि वो मैंने फेस कर रखे हैं और हम सब ने एक तरीके से धीरे धीरे चीजें देखी हैं, तो हम एक ग्रुप स्टडी प्लान बनाने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि ये हमारा जो ग्रुप हमने टेलीग्राम पे बनाया है और जिस तरीके से जूम डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग असली में चाहते क्या है। तो सबसे पहला तो जैसे कि कुछ बिगनर्स होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि क्या, जैसे आज हम लोगों ने, कुछ लोगों ने 3 साल 4 साल प्रिपरेशन कर रखी है। जो पहले साल बंदा स्टार्ट कर रहा है उसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी खुद की, क्योंकि इस एक स्ट्रेटेजी क्लियर बनाने के लिए आपको एक बार पूरे के पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाना पड़ेगा। तब आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, हाँ हिस्ट्री को मैं 3 दिन दे सकता हूँ, हाँ हिस्ट्री मेरा 1 महीने में खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हो? हाँ तो जी। पहला ये रहेगा कि एक क्लियर स्ट्रेटेजी, हम जो बिगनर्स हैं उनकी पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएं कि भाई क्या सिलेबस है, क्या सोर्स है, क्योंकि फिर हमको भटकना ना पड़े इस पाथ से। क्योंकि एक बार हमने वो पाथ चुन लिया, उसके बाद हम इधर उधर भटकेंगे तो हमारा टाइम उसी में चला जाएगा और हम अपना जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। टू डिफाइन अ क्लियर स्ट्रेटेजी। सेकेंड थिंग इज कि अब जैसे कि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, तो लॉकडाउन जैसे जैसे अनलॉक हो गया है, बट स्टिल ये जो कोविड एरा है, इसमें हम लोगों ने देखा होगा कि मैनी थिंग्स आर शिफ्टिंग ऑनलाइन। और इसमें क्या चीज मिसिंग हो रही है, यहाँ पे एक चीज मिस हो रही है कि हमारे बीच का जो एनवायरनमेंट है, जो एक क्लास में हम बैठते थे तो दोस्तों से डिस्कस करते थे या कोई डाउट रहता था तो हम पूछ लेते थे आसपास से,
या फिर एक एक जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है साथ में, वो चीज़ मिसिंग है यहाँ पे। तो हम एक ग्रुप स्टडी बनाना चाह रहे हैं ताकि वो जो हम ऑफलाइन कर सकते थे, वो हम यहाँ पर भी सेम टू सेम कर सकें। उससे क्या है, जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी, वो हमारी बनी रहेगी। और कुछ लोगों ने जैसे कोई एक टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, वो आपको अच्छे से वो चीज़ समझा सकते हैं। हमने ये टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, तो एक ग्रुप स्टडी जिसमें ना कि कोई फालतू की बात, ना कोई भी टाइम वेस्ट, अपना स्ट्रिक्ट टू पॉइंट अपन टाइमिंग के हिसाब से पढ़ेंगे। और एक मेन चीज़ होती है कि जैसे कई स्टूडेंट्स या फिर कई मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग बोलते हैं, आकाश प्रताप जी आपने हाथ उठाया है, 1 मिनट में आपका क्वेश्चन लेता हूँ इस स्लाइड के बाद। अ, तो इस अकाउंटेबिलिटी का तो मेरा सबसे लोग मेरे से बोलते हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं, आप जैसे हमने आज उठाया बुक्स, आज हमें जोश आया, हमने किसी टॉपर की वीडियो देख ली, हमने पूरी बुक उठाई और हमने कह दिया स्टार्ट, हमने पहला चैप्टर पहले ही दिन में पढ़ डाला, हमने अनुमान लगा लिया कि अब इसके बाद जो आगे का चैप्टर होगा वो हम इतने दिन में खत्म कर लेंगे। पर अगले दिन क्या होता है कि हमें उस बुक को उठाने के लिए मन नहीं करता है, बीच में कोई और आ जाता है घर में या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर हमारा जो मोटिव रहेगा कि हम एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी, कि आपको रोज के रोज इतना काम करके देना है, प्लस कंसिस्टेंसी आप हमारे जो काम है उसमें ला पाएँ। तो ये हमारा थर्ड है कि एक कंसिस्टेंसी रहे कि ये सब्जेक्ट अभी चल रहा है, ये सब्जेक्ट ग्रुप प्लान के हिसाब से, एक स्टडी प्लान के हिसाब से सबके साथ खत्म हो। और ऐसा है कि कंटेंट देखो, विज़न का आपके पास कंटेंट अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर मैं फ्रैंकली कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम लूँगा जो रियलिटी में अच्छे से, इनसाइट हो गया, विज़न हो गया, इन सब का कंटेंट हम क्या करेंगे, इन सब के कंटेंट को मिला के अपने नोट्स बनाएँगे। आप समझ रहे हैं? इन लोगों के कंटेंट भी बहुत सुपर्ब हैं। बट अगर हम इन लोगों को, जैसे विज़न ने 5 टॉपिक्स कवर कर लिए आज करंट अफेयर्स के, पीआईबी में एक नया टॉपिक है, एक ओनली आईएएस का डिस्कशन आता है सुमित तिवारी सर का, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इन सब का मिला के वी विल प्रोवाइड यू द कंटेंट, और इसमें से सिर्फ मैं ही नहीं बनाऊँगा कंटेंट, आप लोग भी कंटेंट इसमें बनाओगे। आप समझ रहे हो? हुँ। ना? तो और इसके साथ जैसे अभी टेक रेगुलर क्लासेस, तो जैसे अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वाला जो पहला है, ये तो एक तरीके से ओरिएंटेशन है, इसमें हम आपको कुछ समझा नहीं रहे हैं डायरेक्टली यूपीएससी के सब्जेक्ट से रिलेटेड, बट आपका एक स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं। अब हम जैसे जो हमारा टॉपिक हो, मान लो अभी मैं एथिक्स पढ़ रहा हूँ, और अगर मुझे लगता है कि जैसे लोगों की डिमांड में आ रही है कि भाई एथिक्स का ये वाला टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो वी विल ऑर्गेनाइज अ क्लास पर्टिकुलर टू द टॉपिक सो दैट वी विल नॉट वेस्ट टाइम। जैसे क्या है, पूरा का पूरा जब सब्जेक्ट उठाते हैं, तो हो सकता है कि कई लोगों ने कोई चीज़ पहले से पढ़ रखी होती है, पर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में डाउट होता है। तो हम सबका मिला के वो पर्टिकुलर टॉपिक या वो पर्टिकुलर बड़ा टॉपिक जैसे सब्जेक्ट जैसा भी हो, तो भी हम उसको उठा के सीधा-सीधा ले लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कम टाइम फ्रेम में हम अपने जो गोल है उसको अचीव कर पाएँगे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट स्टडी रहेगी आप, ठीक है? तो इसमें किसी को डाउट है कोई? नॉट एट ऑल, हाँ, कंटिन्यू। हाँ, आकाश आपको कुछ डाउट था क्या? नो, नो, वो वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी ना तभी। हाँ, लोअर आप अपना हैंड को लोअर कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आज हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जैसे काफ़ी लोगों ने ये चीज़ देख रखी होगी, बट ठीक है, एक बार इसमें थोड़ा-सा ब्रीफ स्टडी ले लेते हैं, ब्रीफली इसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न है, काफ़ी लोगों को पता होगा, बट एक ब्रीफली एक बार देख के, और हो सकता है कि कोई चीज़ आपके दिमाग में स्ट्राइक ना करी हो, वो कर जाए। साथ ही साथ सिलेबस, इसमें आप सिलेबस में ये रहता है कि काफ़ी लोगों ने बोलते हैं हमने सिलेबस देख लिया। अब आज हम इस सिलेबस को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे कि ये सिलेबस का मीनिंग क्या है, क्योंकि जो सिलेबस में देखो जो यूपीएससी लिखता है, दैट इज बिटवीन द लाइंस। ऐसा नहीं है जो आपने एक बार यूपीएससी का वो पढ़ लिया टॉपिक और आपको समझ में आ गया ये क्या क्या पूछना चाह रहा है। तो वेरियस, जैसे दृष्टि का मेरे पास मैंने देखा था, काफी सारे साइट्स कंपेयर किया, बट दृष्टि ने इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन कर रखा है, तो हम उसको सिलेबस को एक पूरे तरीके से जाएंगे। अब सोर्सेस में ऐसा है कि हर एक टॉपर का कुछ कॉमन बुक्स होती हैं और कुछ वो अपनी तरफ से करता है, ठीक है? आप आरती का शुक्ला ले लीजिए या फिर ये कनिष्क कतारिया ले लीजिए, तो हर एक का अपना-अपना रहता है। हम क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन बुक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, जो सभी पढ़ते हैं, जिसमें जिनका तो कोई डाउट ही नहीं है, वो वाली, और प्लस मेरा जो है, जो मैं रेफ़र कर रहा हूँ, वो यहाँ पे मैं सोर्सेज़ ऐड करूँगा। इसमें से जो आपका कॉमन पैटर्न वाली है, वो तो आपको करनी ही है। अब लक्ष्मीकांत तो आप छोड़ के जा नहीं सकते। ऐसी बुक्स तो आपको करनी है। प्लस जो अलग वाली बुक्स हैं, जो थोड़ी-सी ऊपर-ऊपर की बुक्स होती हैं, वो आप अपनी तरफ से भी चूज़ कर सकते हो, या फिर जो मैंने करी है, वो भी आप कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड रहेगा। ओके? एंड व्हाट इज़ द राइट अप्रोच? इसमें 2-3 टिप्स हैं, जो मैं बताऊँगा, जो मैंने एक्सपीरियंस की, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब किफ़ायती साबित हुई। इससे मेरा जो प्रोडक्टिविटी थी, बहुत बढ़ गई। और इस ग्रुप के ज़रिए
हम आगे क्या-क्या चीज़ देने प्रोवाइड करने वाले हैं, दैट थोड़ा-सा तो अभी हमने ऑब्जेक्टिव में देख ही लिया है और हम थोड़ा-सा देख के आपके क्वेश्चन लेंगे, जो भी आपको डाउट या फिर आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, जैसे आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो दैट वी विल सी। ओके? ठीक है। तो किसी को कोई डाउट? आप अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं आप चाहें तो। हाँ जी भाई, सक्षम भाई। हाँ, हाँ। जी, जी, आपको डाउट है कोई? जी, आपको डाउट है तो आप बताइए, वरना हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ओके? हेलो, हाँ, हाँ। आपको मेरी वॉइस सुनी आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। अगर आपको हाँ, कोई डाउट हाँ। है, इसमें आप लिखिए मत, हमको भी जो किसी भी ने लिख रहा है। ये कौन कर रहा है इसको पूछिए। Who is this? हाँ, ये जो लाइन बना रहे हैं, ये मत बनाइए, जो भी बना रहा है। ओके? ठीक है, ओके, क्लियर हो गया है। तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके? तो सबसे पहला कि भाई क्या है भाई एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? तो लेवल 1 आपने पढ़ रखा है, ये प्रीलिम्स होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, 4 में से 1 टिक करना है, मिनिमम माइनस मार्किंग रहती है। एक सीसेट रहता है, एक अपना जनरल स्टडीज़ का पेपर रहेगा। सीसेट के पेपर से जो 33% है वो आपको लाना है, दैट इज़ 66 मार्क्स। 66 मार्क्स से ले जाते हो तो आप क्वालीफाई हो। हाउएवर पेपर 1 जो है दैट इज़ कट ऑफ पेपर, और अराउंड अराउंड हमको आइडिया लगा है पिछले काफ़ी सारे सालों से देख के कि लगभग 100 के आस-पास कट ऑफ जाता है। तो अवर एम शुड बी ऑफ क्लियरिंग गेटिंग मार्क्स इज़ 110 और 120, इससे भी ज़्यादा आप रख सकते हो, बट मिनिमम आप 110 का ये लेके चलिए कि भाई 110 तो मुझे लाने ही है। अगर आप इतना लेके चलते हो तो मतलब पेपर 1 क्लियर होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। पेपर 2 का तो आपको आइडिया ही है, ठीक है? सीसेट होता है। कुछ लोगों को सीसेट कठिन लगता है, कुछ लोगों को सीसेट ईज़ी लगता है। दैट डिपेंडिंग अपॉन द यू बिलॉन्ग टू इंजीनियरिंग ब्रांच और समथिंग एल्स। तो इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, जब हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो लेवल 1 तो आपको क्लियर है ही, इसमें तो मुझे लगता नहीं है किसी को डाउट होगा। ओके। लेवल 2 मेंस। तो मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि भाई मेंस एग्जाम सब्जेक्टिव होता है, और इसका मेंस का जो नाम है, सिर्फ मेंस का नाम ही मेंस नहीं है, ये असली में मेंस है। क्यों? क्योंकि इसी के मार्क्स आपको फाइनली आपकी जॉब दिलवाएंगे। कई लोग कहते हैं कि इंटरव्यू का फर्क पड़ता है, इंटरव्यू का फर्क पड़ता है, बट दैट इज डिसाइड्स ओनली योर रैंक। ओके, यू आर गेटिंग इनटू द सर्विस और नॉट, दैट इज डिसाइडेड बाय द मेंस एग्जाम। कि भाई आप ये चीज जो पूरा एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करने का जो पूरा का पूरा मेन चीज है, ये मेंस एग्जाम करता है। इंटरव्यू आपको सिर्फ रैंक डिसाइड करेगा कि भैया आप आईपीएस बनोगे, एएस बनोगे या एफएस बनोगे। ओके, तो ऐसे आता है, ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4, इसका हल्का-हल्का आइडिया होगा। अभी हम इन तीनों के देखो, ऐसे में कोई एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है। आप इस चीज़ को समझिए, जो ऐसे होता है, इट इज़ नथिंग बट अ चेकिंग ऑफ योर नॉलेज ऑन द जर्नल बेसिस, कि आप इन चारों को, ये जो 4 आपको दिख रहे हैं, इन चारों को मिला, GS1, GS2, GS3, GS4, इन चारों को मिला के आपका जो नॉलेज है, ये आप किस तरीके से ऐसे में यूज़ करते हो और अपनी लैंग्वेज के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हो, ये मेन रहता है। तो ये 250 मार्क्स का रहता है ऐसे। GS1 250, 250, 250, 250। अब इसमें अराउंड अराउंड आपको कितने मार्क्स लाने होते हैं? कोई आंसर देना चाहेगा? कितने लोगों को टॉपर के कितने मार्क्स आते हैं GS1, GS2, GS3, GS4 में? अराउंड 150, 170। हाँ, देखो ये बहुत बड़ा एक 180। मिसकंसेप्शन है। मैं बताता हूँ आपको, आप कभी भी किसी भी टॉपर की ये उठा के देखना, मैक्सिमम मार्क्स आते हैं 120, 100, अगर आप मतलब 100 के अराउंड भी आ रहे हैं ना आपके मार्क्स GS1, GS2, GS3 में, तो आप टॉपर हो सकते हो। आप समझ रहे हो? यहाँ पर GS1, GS2, GS3, GS4 में जो मार्क्स हैं, ये काफी, जैसे आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 8 ही मार्क्स देंगे, भले ही आप कहीं से भी आके लिख लो। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ऐसा, आप किसी एक जीएस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसी GS1 में लगे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, और आपने एथिक्स उठा के ही नहीं देख पाए। क्योंकि इसका जो सिलेबस है इतना वास्ट है, आप सब कुछ एग्जैक्टली अगर हम बोलेंगे पूरा का पूरा सिलेबस कवर, तो वो कभी नहीं होगा। बट वट एवर मतलब वी कैन डू इज कि मैक्सिमम हम इसमें जा सकें।
जो मैक्सिमम पोटेंशियल है हम उसको रीच कर सकें। तो अराउंड 100 के आसपास आप अगर मार्क्स लाते हो तो ये बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। 100, 110, 120, अगर इसमें हमारे 400 भी आ जाते हैं, जैसे अगर हम 100 का एक एवरेज ले लें GS1, GS2, GS4 में, और फिर आपका आता है आपका ऑप्शनल। ये आपने सुना ही होगा। अब ऑप्शनल ऐसा है, ऑप्शनल चूज करने के लिए हम अलग से सेशन ले सकते हैं, बट बेसिकली आपने जो भी ऑप्शनल चूज किया है, इसमें आप कितने मार्क्स लाओगे, क्योंकि ऑप्शनल आपका हो सकता है ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो, या फिर आपका सब्जेक्ट ऐसा चूज करोगे जिसमें आपका काफी इंटरेस्ट हो। तो अगर आप इसमें से 300 मार्क्स भी ले आते हो, अगर 500 में से आप 300 मार्क्स आपके फेवरेट सब्जेक्ट में बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो 300 प्लस 400 इज 700। एंड अगर आप इसमें ऐसे में 120 के आसपास भी ले आते हो, मतलब मैं अभी आधे ही आधे ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं ले रहा हूँ, तो भी यू आर गेटिंग अराउंड 850, अराउंड। एंड 850 इज, मतलब ज्यादातर लास्ट टाइम मैंने देखा था तो 850 वाज द क्वालिफाइंग, मतलब 850 से कम ही आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। एक्जेक्टली यू विल नॉट गेट द हाईएस्ट रैंक, हाउएवर यू विल गेट सम गुड सर्विस। ओके, तो इसका जो हुआ बना रखा है दैट दिस एग्जाम इज वेरी टफ, यू कैन डू इट, ओनली हाफ मींस 50% मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू गेट इनटू द सर्विस, ओनली 50%। ओके, एंड दीज टू थिंग्स आर इंग्लिश, मींस बेसिकली ये हिंदी होती है, बट कुछ और लोग अपना अलग लैंग्वेज भी सुन सकते हैं। तो ये इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश में 300 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं। ये बहुत ही इजी रहते हैं, आप इनको अगर 10 दिन भी देंगे तो आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे, आपकी इंग्लिश नॉर्मल है तो। और इनके मार्क्स कहीं जुड़ते नहीं है, जो इंडियन लैंग्वेज है और इंग्लिश है, इनके मार्क्स कहीं जुड़ने वाले नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्क्स जुड़ेंगे आपके GS1, GS2, GS3, GS4 में। इन चारों की नॉलेज आपकी अप्लाई होगी ऐसे में, और आपका प्रेजेंटेशन स्किल ये हुआ। फिर आता है अपना ऑप्शनल। अगर आप ये 1, 2, 3 ये 3 चीजें आप क्लियर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन होना बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं इसे, इंटरव्यू को। तो हाँ, जैसे इसमें लिखा है दैट फाइनली रैंक इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस। टोटल आपके मार्क्स दो चीजों को जोड़ेंगे, मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों के मार्क्स जोड़ेंगे, और इन दोनों के मार्क्स जोड़ के आपको रैंक मिलती है। ओके, और इन दोनों के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है। बट जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स है तो ये इंटरव्यू में बहुत कम, कितना ही कम देंगे, 120 तो देना ही पड़ेगा, 110 तो देना ही पड़ेगा। तो आप ये आराम से क्लियर कर सकते हो पूरा का पूरा एग्जाम बेस्ड ऑन द मेंस। प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको बहुत नॉलेज हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डीपर, बट आपको आपकी जो पर्सनैलिटी है दैट विल बी टेस्टेड। ठीक है, काफी सारे टॉपर से आपने ये चीज सुन रखी होगी कि भाई इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, क्योंकि नॉलेज आपकी ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब इंटरव्यू के लिए हम क्या करें, क्या प्रिपरेशन करें? तो जो आप GS1, GS2, GS3, GS4 में जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हो उतनी नॉलेज सफिशिएंट है। प्लस यहाँ पे एक GS4 का पेपर आता है दैट इज एथिक्स पेपर। अब एथिक्स पेपर में आप देखोगे तो एथिक्स पेपर में इतनी चीजें रहती हैं दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इंटरव्यू। अगर आप GS4 अच्छे से करके गए, प्लस आपने योजना, और आपको अच्छी खासी GS1, GS2, GS3 की नॉलेज है, तो आप आराम से आपका इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। एक बेसिक पर्सनैलिटी होती है वो होनी चाहिए, इसके साथ अगर आपको बेसिक नॉलेज है, अच्छे से आपने GS कर रखे हैं, और GS4 बेसिकली एथिक्स, तो आपका इंटरव्यू होना बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम पैटर्न समझ लिया पूरा। तो हमारा जो पहला थिंग थी कि भाई एग्जाम पैटर्न समझना है, तो एग्जाम पैटर्न हमने समझ लिया है। इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ है ना, हाँ ये बताइए कि हाँ, मेंस का पेपर कितने दिनों में होता है और कैसे होता है? मेंस का पेपर देखो, हर टाइम यूपीएससी है वो डेट्स नोटिफाई करेगी, तो किसी भी साल का मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि इतने ही दिन में हो जाएगा पेपर, पर लगभग 2 पेपर एक दिन में होते हैं। जैसे GS1 और GS2 एक दिन में हुआ, आपको ब्रेक मिलेगा, 3-3 घंटे का कंटिन्यू? पेपर हो, नहीं कंटिन्यू नहीं, ब्रेक मिलेगा आपको। 3 घंटे का एक पेपर हो गया GS1, फिर उसके बाद आपको एक ब्रेक मिलेगा, और बहुत ही कम ब्रेक मिलता है, और फिर उसके बाद सीधा आपका GS2 हो जाएगा। फिर एक दिन हो गया, अब अगला दिन यूपीएससी डिसाइड करेगी उस साल के हिसाब से, फिर आपको 2 पेपर देने होते हैं, तो दो पेपर आपको एक दिन में देने हमने पड़ते हैं। हाँ बोलिए। हमने सुना है जैसे सैटरडे संडे को होता है, फिर नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट संडे को होता है, ऐसा हाँ कुछ है हाँ, या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, हाँ ये हो सकता है, बट एग्जैक्टली डेट इज डिसाइडेड बाय द यूपीएससी। उसमें हम किसी हर एक साल के हिसाब से रहेगा, बट 2 पेपर एक दिन में होते हैं, उसके हिसाब से आप समझ के चलिए। ऐसा और भी हो सकता है कि
जी, जी। टोटल पेपर कंटिन्यू डेज में करा लिए जाए, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसा नहीं, कुछ विदाउट ब्रेक? नहीं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं करती है, मतलब लास्ट टाइम जो मेंस का पेपर था तो वो ऐसा नहीं हुआ था। बट अगर कोई किसी साल, जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो यूपीएससी के पास इतनी पावर्स हैं कि ये हो सकता है। ओके। हाँ, कुछ लोगों ने हाथ को रेस किया है, आप पूछ सकते हैं मिथुन। Yeah, hello. हाँ, हाँ जी। One thing I want to tell you is that, Yes, yes. see, whenever the exam is being conducted, see, we need to be prepared for that before, Yes, right? yes. Yes or no? So Yes, yes. leave. I think better leave about the dates. हाँ, Whatever right, the right, dates right. UPSC has been deciding, just leave Yes. about the dates. Yes, See, yes. one thing is first thing is we need to prepare and we need to be focused about what's the topic which has been covered for the GS1, GS2, GS3, GS4. Right, right. So that's thing I want to say. And see, these rates have been हाँ, part, first thing we need to focus on what we are studying. So right, that's right, thing I want to मिथुन, say. that is what And I was saying कि डेट्स yeah, जो है this यूपीएससी। is Narsimha. This is Narsimha. ओके, 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 ओके ना। ओके, सो वी शैल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, राइट? आंसर राइटिंग का एक डाउट है कि आंसर राइटिंग कैसे इवैल्यूएट होगा, और मतलब मैं उसका मतलब कैसे कि मैं समझूं कि मतलब जो आंसर राइटिंग इवोल्यूशन होगा हाँ, हाँ, वो मतलब एकदम प्रिसाइजली और राइटली होगा, हाँ, 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 मतलब कोई ऐसा फैक्ट्री या ऐसा हाँ, कुछ? हाँ। तो ये एग्जैक्टली ये सेम पॉइंट है, ये काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। और इसके लिए ये जो हमारा पोर्शन है जिसमें हमने व्हाट वी विल प्रोवाइड, तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कि हम लोग एक क्वेश्चन आंसर राइटिंग का ये डेली लेने वाले हैं, एंड दैट विल बी, उसके साथ साथ आपको एक मॉडल भी दिया जाएगा अगले दिन, जब तक आप लिख के सबमिट करोगे। और वो जो रहेगा वो आपको बताऊंगा कि कौन कौन उसमें जो अथॉरिटी रहेगी वो चेक करके देगी जो मॉडल आंसर रहेगा। ओके, तो वो आपकी चीज ली जाएगी। क्लियर हो गया आपको? बट मतलब बहुत सारे बच्चों को होता है कि प्रॉब्लम हाँ, होती है, लिखना हाँ, नहीं हाँ, चाहते हैं वो कुछ भी, हाँ, तो मतलब वो तो इवन सिंगल नहीं लिख पाते हैं स्टार्टिंग में बिगिनर के लिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो ऐसा है कि बिगनर के लिए, जैसे ऐसा ये बात करेक्ट है कि आपको पहले ही दिन आप बिगनर हो और आपको हर चीज नहीं आ जाएगी कि आप सीधा आंसर, बट आपके पास इंटरनेट रहेगा अवेलेबल, राइट? आपके पास क्वेश्चन हाँ, अवेलेबल अंदर रहेगा। लेकिन डर रहता है, हाँ, तो अंदर डर रहता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है मैक्सिमम। हाँ, मैं हाँ, भी हाँ, आप जैसा एक ग्रुप चलाता हूँ, तो अच्छा, मैं अच्छा, उनकी प्रॉब्लम बता सकता हाँ, हूँ। सही बात है। इसके लिए बहुत हम सारे क्या बच्चे करने वाले वहां हैं? से भी जुड़े हैं, हाँ, 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 वहां से भी जुड़े हैं इसी इंसेंटिव में। अच्छा, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें हम क्या करने वाले हाँ, हैं तो आप कि हम हर दिन एक क्वेश्चन डालेंगे। ओके, उस क्वेश्चन वो क्वेश्चन जब डाला जाएगा आपको, तो आपसे बोला जाएगा कि आपको पूरा एक दिन दिया जाएगा कि उस समय आप कभी भी अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं। वो आंसर आप जैसे ही सबमिट करेंगे उसके अगले दिन मैं क्या करूंगा कि एक मॉडल आंसर बनाऊंगा जिसमें मैं काफी सारे सोर्सेज को कवर करूंगा, ठीक है? और उसको फिर मैं ले जाके अपना आपके ग्रुप में डालूंगा, और वो जो चीज रहेगी वो ऐसे ही डाल दूंगा अपने मन से। दैट विल बी चेक्ड बाय माय फैकल्टी जो विजन की है, या फिर जो अपना कुछ मेरे सीनियर्स हैं एनआईटी सूरत से, काफी सारे, जैसे सफीन हसन के बारे में आपने सुना होगा, तो ही इज इन डायरेक्टली यस, कांटेक्ट विथ मी, क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं एनआईटी सूरत से ही। तो उन ऐसे कुछ कुछ आईपीएस, जैसे नितिन वाडवानी सर हैं, ऐसे कुछ कुछ आईपीएस जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो उनसे एक बार रिव्यूड रहेंगे वो आंसर जो मॉडल में डालूंगा, और वो आपको डाले तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। और धीरे धीरे जाएगी, एकदम से कोई ऐसे मंत्र नहीं हो जाएगा कि आपको आ जाएगा आंसर राइटिंग, बट धीरे धीरे आपका वो आंसर राइटिंग पैटर्न भी आ जाएगा। ओके, ओके। बट एक क्वेश्चन और कि मतलब जी, आप एसोसिएटेड हैं विजन से क्या? विजन नहीं, नहीं, मैं आईएएस? नहीं, नहीं, मैं किसी से एसोसिएटेड नहीं हूँ। मैं वहाँ पे मैंने पढ़ा है, और मेरी कुछ फैकल्टी हैं जो जिनको मैं जानता अच्छा, हूँ, तो वो मेरे लिए आंसर चेकिंग करती हैं। विजन भी है, और एक तो कोई कुछ अटेम्प्ट और है। आपका भी? जी, मेरा प्रीलिम्स, मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैंने प्रीलिम्स दिया था। मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ है, प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ 2009। वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी इसीलिए जी, जी, मैं मेरा स्टार्टिंग। जी आपको बताया, मैंने प्रीलिम्स दिया है 2019, वो क्लियर हुआ, पर मेंस क्लियर नहीं हुआ है, तो इस साल मैं अटेम्प्ट देने अच्छा, वाला हूँ। ओके, हाँ चलिए अब आगे के स्टार्ट जी, कीजिए। जी, जी। तो लेट अस टॉक अबाउट द सिलेबस। ओके, ये सब लोगों ने सुन रखा होगा, काफी सारे टॉपर्स से कि भाई आप सिलेबस पढ़ लो, सिलेबस पढ़ लो, सिलेबस पढ़ लो। आप सिलेबस देखोगे तो आप एक बार सिलेबस लेके बैठना, और आप
किसी भी प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर लेके बैठना, तो आपको लगेगा कि कुछ इस सिलेबस के बाहर से पूछा ही नहीं है। कि एक सेइंग चलती है यूपीएससी में that whatever under the sun is covered in the syllabus. It is not like that. The syllabus of the UPSC is predefined, and according to this syllabus only the UPSC asks question. But इस syllabus को डिकोडिफाई करना हमारा काम है, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट या टीचर्स का काम है। तो वो चीज क्योंकि प्रॉपरली नहीं हो पाती, या कोई बच्चा वो समझ नहीं पाता है, तो बोलता है कि कुछ भी आ जाता है। कुछ भी नहीं आता है एग्जाम में। एग्जाम बहुत ही डिफाइंड है और उसी पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने देखा होगा कि हर बार एक रिपोर्ट का क्वेश्चन आ ही जाता है। हर बार किसी कोई एक एनिमल नया जिसको हमने फाउंड किया है उसका कुछ ना कुछ IUCN या रेड लिस्ट ऐसा कुछ कुछ पूछ ही लेंगे, या इकोलॉजी का एक टर्म पूछ लेंगे। तो सिलेबस इज डिफाइंड। सो टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इलेक्शन। जी जी, कोई डाउट है आपको? नो चलिए तो करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखो ये जो पहली लाइन है, इसमें पहली ही लाइन में आपको क्या कर लिया गया कि भाई एक सेकंड हाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा इसमें। मतलब आप ये कंफर्म कर दीजिए, मुझे मैसेज आया भाई कि मतलब मैं तो इस बार इन लोगों को बताया हूँ, लेकिन आप एक और बता दीजिए कि हिंदी या इंग्लिश कौन सा प्रेफरेंस मतलब मीडियम चूज करना राइट रहेगा, और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वो भी देखते हुए। Guys, sorry to disturb you. This is Narsima, Akash. Please, whatever the doubts you have, please note it down in your paper, and please do ask the doubts in the last section of the completing today. Okay, please note down in your paper, and please we'll spend 10 minutes of time for the doubts at the last moment. So please, at that time, you please raise your questions. Thank you. हाँ, तो नरसिम्हा आप अपना जो क्वेश्चन है आप एक बार लिख लीजिए। हमारे पास हमने उसके लिए अलग से एक सेक्शन अलॉट कर रखा है। आपके जो हिंदी इंग्लिश का जो भी क्वेश्चंस हैं, आपका ये जो योर क्वेश्चंस हैं इसमें हम ले लेंगे। ओके, तो सिलेबस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही आप जब पॉइंट देखोगे तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसमें आप देखोगे कि पूरा जो करंट अफेयर्स हम बोलते हैं इतना बड़ा रहता है, द हिंदू, विजन वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा इन्होंने पहले ही लाइन में कंप्लीट कर लिया है। ओके, अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब जब आप मॉडर्न इंडिया उठाते हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट करते हो औरंगजेब के टाइम से। औरंगजेब खत्म हुआ, फिर उसके फारूक सियार या डिसेंडेंट्स आए। तो उसमें आप इंडियन नेशनल मूवमेंट आप देखो कि वो जो पूरा पोर्शन है उसका मार्क्स और इंडियन नेशनल मूवमेंट का मार्क्स हमेशा ज्यादा रहता है, जहाँ पर गांधी जी रहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी रहते हैं, क्योंकि वो जो मूवमेंट चला था वो आपका जो सिलेबस है उसमें अलग से दिखाया गया है। तो इसलिए इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की इतनी ज्यादा वैल्यू है, और हमेशा मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि वो प्रीलिम्स में लिखा हुआ है। That is not a convention, but it is defined in the syllabus. Again, talking to the history of India, ancient जो हिस्ट्री होती है उसमें से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। अब उसमें से क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपसे ये ज्यादातर ये नहीं पूछा जाता कि भाई किसने किसको मारा, कौन से राजा ने किसको मारा, बट यू विल बी आस्क्ड अबाउट द बुद्धा's टीचिंग, तो भाई बुद्धा ने क्या क्या टीचिंग दे दी, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरीके की सिविलाइजेशन थी, उनके कल्चर से सवाल आएगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है दैट इज वेरी वेल डिफाइंड। अगेन टॉकिंग टू द इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब देखो हर एक ज्योग्राफी का यहाँ पे जो टर्म है उसकी 11th क्लास की एक बुक है। देखो 11th या 12th की है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी उसमें आराम से दिया रखा है, ह्यूमन ज्योग्राफी अच्छे से दे रखी है, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी करके एक बुक है 11th या 12th की है, NCERT की, और एक है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये सारे वर्ड्स, सोशल ज्योग्राफी, ये सारे वर्ड्स वहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें आपकी मैपिंग भी कवर हो जाती है। अब इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स, अब इसमें आपका कंटेम्प्रेरी चीज भी आ जाएगी, भाई जो करंट अफेयर में चल रहा है, साथ ही साथ ये पूरा लक्ष्मीकांत इसमें बोला गया है। अब जैसे इसमें से आप देख सकते हो जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि टॉपिक्स क्या दे रखे हैं भाई, कि पंचायती राज। तो पंचायती राज यहाँ पे अलग से दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये अलग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पब्लिक पॉलिसी में आपकी स्कीम्स वगैरह भी आ जाएंगी, राइट इशूज भी आ जाएंगी, ये आ गया फिर से करंट अफेयर्स वाला। तो जैसे यहाँ पे जो टॉपिक्स अलग से दे रखे होते हैं, ये इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें से फिर ज्यादातर आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि भाई हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो क्योंकि आपका सिलेबस में बहुत क्लियरली डिफाइंड है, इसलिए हमको ये ज्यादा टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, ठीक है, इसमें इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन इंक्लूडेड है। और एक बड़ा प्रॉब्लम चलता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ें। तो एक्चुअली इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इज नॉट देयर इन द सिलेबस, बट इंडियन इकोनॉमी जो है,
इकोनॉमी इज रिलेटेड टू एनी ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स है, एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है, उसका आपको सिर्फ 11-12 का आइडिया भी होगा तो भी चलेगा, बट आपको जो डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए है तो वो आपको चाहिए इंडियन इकोनॉमी की। जो इकोनॉमिक्स है इंडिया में किस तरीके से अप्लाई होती है, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होना ज्यादा जरूरी है। तो आप क्वेश्चन देखोगे ज्यादातर करंट से उठते हैं इकोनॉमिक्स के। इसका रीजन यही है क्योंकि इकोनॉमिक्स का काफी ज्यादा ब्रांचेस होती हैं। आपको किसी बिजनेसमैन नहीं बनाना है, बट यू हैव टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, आपका कोई इनिशिएटिव, जैसे यहाँ पे काफी सारी स्कीम्स लॉन्च होती है अभी आत्मनिर्भर भारत के अंदर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर काफी सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। तो उसमें से आपसे छोटी चीज पूछ लेंगे बस कि ये जो प्रधानमंत्री मानधन योजना है, ये कितने से कितने लोगों के, कितने से कितने एज के लोगों के लिए वैलिड है। अब हमको यही पता नहीं होता, एंड वी आर रीडिंग द दत्त एंड सुंदरम एंड अदर बुक्स, तो यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिलेबस। ओके, कमिंग टू द क्लाइमेट चेंज। तो अब देखो क्लाइमेट चेंज यहाँ पे जब इन्होंने इतना स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंस किस चीज की बढ़ जाती है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे भाई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो गया, या फिर हमारा सीसीडी हो गया, ठीक है, सीबीडी हो गया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने रियो समिट जो भी किया, तो वो सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस यहाँ से बढ़ जाती है, साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट इकोलॉजी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ओके, अब इसमें क्लियरली लिखा है कि दे डू नॉट नीड subject specialization, but they just need a general idea of the subject. Okay, and there is simple science में कुछ नहीं करना है आपको, 6, 7, 8, 9, 10 तक ही पढ़नी है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो बायोलॉजी में भी आती है, एनवायरमेंट में भी आती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, प्लस इसमें आपका करंट अफेयर सेट रहेगा। तो इतनी चीजें यहाँ भी, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे किससे, सोर्सेस देखेंगे हम, सोर्सेस में आपका ये सारा का सारा चीजें कवर हो जाएगी। ओके, तो प्रीलिम्स का सिलेबस हमने ब्रेक डाउन किया है, आपको कोई डाउट है इसमें? Yeah, please go on. Okay, fine. So we are going to the next topic, that what is the mains syllabus. तो मेंस का सिलेबस हम एक एक करके ब्रेक थ्रू करते हैं, हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लग जाए, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, 1 मिनट। Okay. I think the site which I have opened is closed, so I'm trying to open it again. ओके, तो ये वाला जो मेंस वाला पार्ट है, ये अभी हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, हम आगे वाले पार्ट में चलते हैं, क्योंकि वो वाले जो मैंने साइट्स ओपन करके रखी थी वो अभी बंद है। बाकी आप इसमें, क्योंकि ये वैसे भी लंबा जाने वाला है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन या कभी और भी ले सकते हैं, बट इसमें आप दृष्टि आईएएस करके है, उसमें पूरे हर एक जीएस का बहुत अच्छे से ब्रेक थ्रू किया है, उसको आप जरूर देखना। बाकी हम इस पर डिस्कशन और करेंगे अभी। हाँ, कमिंग टू द सोर्सेस पे आ जाते हैं। तो सोर्सेस में से हम ये देखेंगे कि भाई सबसे सारे के सारे टॉपर्स लोग हैं, इन लोगों के कॉमन थिंग हम क्या नोटिस किया, मैंने सारे के सारे टॉपर्स की वीडियोस देखी और कॉमन जो सिलेबस है वो नोट किया है, एंड दैट आई एम प्रेजेंटिंग इट टू यू। ओके, तो दिस इज द पोर्शन। ओके, स्टैटिक। तो स्टैटिक में आपको लक्ष्मीकांत करनी ही करनी है। ये आपको ये जो डैश लाइंस हैं, ये रिवीजन का टाइम, मतलब इतने बार अगर आप इतने बार इसका रिवीजन कर ले तो जितने डैश हैं, तो ये आपका बहुत ही अच्छा आपका एक बार लक्ष्मीकांत कवर हो जाए, क्योंकि वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जब उठ रहे हैं, तो जरूरी है आप इसको बार बार रिवाइज करें। ओके, इसमें एक चीज है कि ये 13% जो है आपका सिलेबस का, ये कवर करता है। ऑलमोस्ट से आगे ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैंने अराउंड लिया कि भाई 13% सीधे सीधे क्वेश्चन आपको लक्ष्मीकांत से मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें 11th कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसके मैंने नोट्स बनाए हैं। ये बुक आपको जरूरी नहीं है लक्ष्मीकांत से कुछ ज्यादा डेटा दे पाए, बट मेंस के लिए जो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, ये बुक आपको बहुत ज्यादा उसमें इंप्रूव करेगी। अब बेयर एक्ट, अब कई लोग बैठ के बेयर एक्ट उठाते हैं और इसको डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं शुरू से पढ़ना। बेयर एक्ट को शुरू से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बेयर एक्ट को बस इस तरीके से पढ़ना है। मान लो आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो और आपने पढ़ा आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 इज सच एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यू मस्ट नो द लीगल बैक, मतलब किस तरीके से लीगली उसको लिखा लग गया है। तो आपको बस इसको उठाना है, बेयर एक्ट को, आर्टिकल 14 पढ़ना है, और इससे अगर रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट उसमें शामिल है या केस शामिल है, तो दैट यू हैव टू इंक्लूड इन योर नोट्स। बाकी पूरा का पूरा बेयर एक्ट ऐसा बुक कभी किसी को नहीं पढ़ना है। ओके, तो पॉलिटी का ये इतना, जैसे कई लोग कुछ और बुक्स भी स्टार्ट करते हैं, डीडी वासु वगैरह,
अभी आप अगर इतना प्रीलिम्स में कर लेते हो तो दैट इज मोर देन इनफ। ओके, कमिंग टू द इकोनॉमिक्स, तो मैंने इसकी जो रमेश सिंह की बुक आती है वो भी मैंने पढ़ी है। अगर आप मेरे से पूछो कि प्रीलिम्स के हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छी कौन है, तो रमेश सिंह इज गुड, बट इट इज अकॉर्डिंग टू द मेंस एग्जाम। इफ यू वांट टू क्लियर, मतलब आपके पास कम समय है, तो आप मृणाल के हैंडआउट्स जो हैं ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, या फिर मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उसी पे भेज दूंगा। तो इस मृणाल हैंडआउट में मोर देन इनफ आपको कंटेंट मिल जाएगा, आप डायरेक्टली यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, इसको मृणाल को आप काफी बार रिवाइज कीजिए। और फिर इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है। अब 2021 का केस जो अलग है उसमें अक्टूबर में हो रहा है, तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ ली थी, वहां से क्वेश्चन आना है, वहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आना है और मेंस में भी आना है, ये श्योर है। मतलब हर बार इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे में आपको इतना सुंदर डेटा मिलता है मेंस में लिखने के लिए। आप जीएस3 का जो सारा डेटा है आप इकोनॉमिक सर्वे से उठा सकते हो, इतना डेटा मिलता है। ठीक है, इस बार का काफी इंटरेस्टिंग भी है, प्राइवेटाइजेशन पे काफी जोर दिया गया है इस बार इकोनॉमिक सर्वे में, तो ये भी आपको पढ़ना है। ओके, फिर ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत ही हल्का है। आपने अगर 6 से 10 तक आराम से कर रखी है, 6 से 10 तक तो आपको करनी है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग 6 से 10 तक अच्छे से है, फिर आपको रिवीजन जो करना है वो रिवीजन करना है आपको क्लास 11 की फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल एंड एनवायरनमेंट। ये आपका जो है ये इंडिया के बारे में कंसिडर की जाएगी पूरी पूरी। और यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी में आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे बेसिक, कि भाई अपना साइक्लोन किस तरीके से बनता है, या फिर जियोमॉर्फोलॉजी थोड़ा सा बताया जाएगा आपको, ओशियनोग्राफी बताया जाएगा किस तरीके से हवाएं चलती हैं, एनडीटीडब्ल्यू क्या होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको डेटा मिलेगा। अब इसमें ऐसा है, ह्यूमन ज्योग्राफी उतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, सबसे ज्यादा रिलेवेंट फिजिकल ज्योग्राफी है, बट ह्यूमन ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी है एक बार, क्योंकि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और मेंस के आंसर राइटिंग में, साथ ही साथ जो GS1 का सिलेबस है उसमें काम आती है। इंडियन पीपल इकोनॉमी, अब देखो इसका ऐसा है कि इसका जो डेटा रहेगा बुक का आपका पुराना हो चुका होगा, बट ये आपको पढ़नी है बुक, और इसके साथ जो जो आपको डेटा लगता है कि ये डेटा इंपॉर्टेंट, मान लो इस बुक में आपको बताया गया कि राइस, इंडिया इज द लीडिंग राइस प्रोड्यूसर इन टुडेज वर्ल्ड। अब आपको एक दोबारा चेक कर लेना नेट पे कि अभी इस समय कौन चल रहा है, तो थोड़ा सा डेटा इसमें आपको अपडेट करना पड़ेगा। जीसी लियोंग बहुत पतली सी बुक है, आप उसको आराम से कवर कर सकते हो। आप किसी भी वीडियो सीरीज को इसमें ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन काफी सारी वीडियो सीरीज दी गई है इसमें, अगर आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि जीसी लियोंग को पहली बार समझने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है, बाद में रिवीजन करना बहुत ईजी रहता है। और मैपिंग, अब जिस तरीके से मैंने डेस्क बनाया है तो आपको समझ ही रहा होगा कि सबसे ज्यादा मैंने रिवीजन का जोर इस पे मैपिंग पे दिया है, कि मैपिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आपको दुनिया की हर चीज का मैपिंग करना जरूरी नहीं है, बट जो भी कम से कम करंट में चल रहा है वो आपको उसकी मैपिंग आपको आराम से देखनी है। जैसे आपने अभी अभी सुना होगा, एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, अगर आप करंट अफेयर्स सीरियसली पढ़ रहे हो, तो माउंट मेरापी आपने सुना होगा करंट अफेयर्स में। माउंट मेरापी के बारे में सुना है किसी ने? हाँ, अच्छा। और कितनी, अच्छा फिंगर्स कितनी है अभी? LAC का टेंशन चल रहा है इंडिया और चाइना में बहुत ज्यादा, तो फिंगर्स कितनी है, टोटल फिंगर्स कितनी है जिसपे लड़ाई चल रही है, ये तो आपने सुना। हेलो एक्सक्यूज मी, अभी कुछ बोला क्या? आई कुड नॉट इवन लिसन यू। हाँ माउंट मेरापी। Okay. Yeah, I think it's been in Indonesia, like. या एग्जैक्टली। तो एक्चुअली ये था कि ये एक एक्टिव वोल्केनो है और ये काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। तो माउंट मेरापी जो है अभी एक्सप्लोड हुआ था कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ये कहाँ पे है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूज और द करंट अफेयर्स वी हैव टू डू द मैपिंग, ठीक है, राइट। सो कमिंग टू द हिस्ट्री, तो अभी हिस्ट्री की हम बात करें तो काफी लोग इसके जो ऊपर वाले पार्ट है उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर बात है, आपको इन दोनों को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। इनको नेग्लेक्ट करने की सबसे बड़ी वजह, जैसे एंशिएंट को तो लोग फिर भी पढ़ते हैं, बट मेडिवल हिस्ट्री को काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं पढ़ के ही नहीं गया था। मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़नी है। अब आपको ये मेडिवल हिस्ट्री इंस्टेड ऑफ आपका टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम सेविंग हो किस तरीके से, आप एक बार अगर पैटर्न नोट करेंगे तो आपसे ये बहुत कम पूछा जाएगा कि भाई इस जमाने में कौन राज करता था। आपसे पॉलिटिकली लड़ाई हुई, वॉर हुई, ये सब नहीं पूछेंगे आपसे। या तो पूछेंगे सिंपल टर्म्स कि भाई टकावी टर्म्स है, ये जो टकावी टर्म है, इस टकावी टर्म का मतलब क्या है, ये क्या चीज है, तो आप देखोगे कि ये एक लोन है। तो ऐसी काफी सारी कंपाइलेशन है जो सिर्फ आपको एक टर्म्स का लिस्ट दे रही है, बस आप उन टर्म्स को पढ़ के चले जाओ, राइट। और अगर आपके पास टाइम है, आप थोड़ा टाइम के लिए, तो सिंपल है, आपको सतीश चंद्रा पढ़नी ही है, इसमें कोई दो राय है नहीं। एंशिएंट RS शर्मा, एंशिएंट हिस्ट्री RS शर्मा से पढ़नी है, इसकी ये भी क्लियर है।
RS शर्मा, इसके साथ काफी लोग तमिलनाडु भी रेफर करते हैं। तमिलनाडु का अगर आप आर्ट एंड कल्चर अच्छे से कर लेते हैं तो कवर हो जाता है। फिर भी अगर आप तमिलनाडु देखना चाहें तो अच्छी बात है, बट एंशिएंट RS शर्मा आपको करनी ही है, उसके आपको नोट्स ही बनाने हैं। आप जैसे जैसे इनके नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको इजी रहेगा रिवाइज करने में। स्पेक्ट्रम आप देख सकते हो कि मैंने इसको कितना ज्यादा रिवीजन का वेटेज दिया है। स्पेक्ट्रम आप पढ़ोगे भूलोगे, पढ़ोगे भूलोगे, पढ़ोगे, ये जो सीरीज है दैट विल बी कंटिन्यूड। ओके, सो यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग सिलेबस स्पेक्ट्रम। नाउ कोई अगर ऐसा बोलता है मेरे से स्पेक्ट्रम पढ़ के नहीं गया, तो दैट इज वेरी स्ट्रेंज। कुछ लोग हो जाते हैं सिलेक्ट, ऐसा नहीं है, बट देखो कुछ बोलते हैं कि सिर्फ बिपिन चंद्रा। अब बिपिन चंद्रा में क्या है, बिपिन चंद्रा अगर आपको स्टोरी की तरह पढ़ना है, पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो यू डोंट गो फॉर द स्पेक्ट्रम। पहली बार यू रीड द बिपिन चंद्रा एंड द स्टोरी। अब आप जब स्टोरी को समझ लोगे तो आपको उसके बस फैक्ट्स को इम्प्रूव करना है ना। आपको स्टोरी पूरी क्लियर है, बस आपको फैक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। तो मेंस के लिए विपिन चंद्रा विल बी मोर हेल्पफुल, एंड विद रिस्पेक्ट टू द प्रीलिम्स एंड मेंस आल्सो स्पेक्ट्रम इज बेस्ट बुक। ओके, सो कमिंग टू द एनवायरनमेंट पार्ट, ये काफी बड़ी बुक, मतलब काफी लोगों ने कही है, यही शंकर IAS पढ़ते हैं। इसके साथ एक और बुक आती है नचिकेतन करके, एक टीचर हैं, वाजीराम के टीचर हैं, उन्होंने भी एक बुक ली है, वो भी अच्छी बुक है। आप शंकर IAS भी पढ़ सकते हो, दिस इज मोर देन इनफ। बट इसमें आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे हमने क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक डिस्कस किया था, तो उसमें से आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, आपको ज्यादा देखोगे तो क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से ही मिलने वाला है। तो आप एनवायरमेंट में शंकर IAS के साथ आप अगर अपने करंट अफेयर्स उसमें पूरा विजन मॉड्यूल वगैरह क्लियर करके चलते हो, तो आपको कोई जरूरत नहीं है इधर उधर की बुक्स उठाने की। एक बुक लो, उसके नोट्स बनाओ और उनको रिवाइज करो। अगर आपका पूरा पूरा बुक से रिवाइज हो जाता है तो दैट इज गुड। बट मेरा पर्टिकुलरली आई हैव टू मेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव टू रिवाइज, सो मेक नोट्स, रिवाइज अगेन एंड अगेन। आर्ट एंड कल्चर, इसकी एक बहुत पतली सी बुक है, ये 11th फाइन आर्ट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ ऑल थ्री। 11th फाइन आर्ट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड द तमिलनाडु आप इस हिस्ट्री में भी कवर करने ही वाले हो, और यहाँ पर आपका आर्ट एंड कल्चर भी कवर होगा ही। ठीक है, इसके बाद अब नितिन सिंघानिया में ऐसा है कि नितिन सिंघानिया को रिवाइज करने की जरूरत ज्यादा पड़ जाती है, बट इसमें से आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। ये एक बहुत मोटी बुक है, बट इसमें से आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। अब आपको क्या पता लगेगा कि भाई क्या क्या पढ़ना है। तो आप जब अपने पिछले साल के पेपर्स देखोगे तो आप देखोगे कि भाई पपेट्री से क्वेश्चन आते हैं, बट दैट इज वेरी मिनिमल। आप देखोगे भाई जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, और उसमें से कहीं हम देखें तो स्कल्पचर वगैरह है, उसमें से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई किस चीज की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो अब हमने स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया है। स्टैटिक पोर्शन में कोई चीज और ऐड करना चाहता है, किसी को किसी और बुक से रिलेटेड कोई डाउट है? Yeah, myself, there is no doubt. Please Okay. carry on. हिंदी और इंग्लिश मीडियम का क्लियरेंस, जी जी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का क्लियरेंस की कौन सा ज्यादा बेस्ट पड़ेगा? मतलब वो वाला हम लेने वाले हैं भाई, वो वाला हम लेने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश का आपका मेंस का पूछ रहे हो ना? Akash, we could not even listen to you. Your voice is breaking. हाँ आकाश, आपको आवाज आ रही है? कंटिन्यू ब्रो, कंटिन्यू। हाँ हाँ जी बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है, आप लोग कंटिन्यू करो। जी जी जी, ओके ओके ओके। तो करंट हम अपने स्टैटिक समझ लिया है, फिर इसमें करंट, अब करंट का बहुत ज्यादा डाउट रहता है, ये रहना भी चाहिए क्योंकि भाई इसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। उन्होंने सिंपल, जैसे हमने प्रीलिम्स का सिलेबस देखा उसमें बोल दिया कि भाई नेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब नोबडी इज हियर टू डिफाइन व्हाट इज नेशनल इंपॉर्टेंस, तो हमको करना क्या पड़ेगा, अगेन वी हैव टू रिफर बैक टू द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ चीजें मतलब इंक्लूड की हैं। अगर आप इतना कर लेते हो तो इट इज डेफिनेटली, मतलब ये कंफर्म है कि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करंट अफेयर से कर लोगे। पहला, आपको जनवरी टू May 20 का हिंदू पढ़ना है। ओके, अब ये आप बहुत ज्यादा बल्कि लगने वाला है शुरू में, क्योंकि जब मैं भी स्टार्टिंग में लेके बैठता था तो 7-8 घंटे लग जाते थे, क्योंकि हर एक टर्म का मतलब सर्च करना होता है। स्टार्टिंग में आपको बिगनर में आपको पता नहीं होता कि भाई इस टर्म का क्या मतलब है। जैसे आज ही पेपर में आया था कि भाई नेट फाइनेंशियल स्टेट असेट्स ऑफ द हाउस होल्ड्स। नाउ रेफरिंग टू द टर्म दैट इज, मतलब हमको हर एक टर्म का मतलब तो पता नहीं होता है, तो उसको आपको सर्च करोगे तो उसका काफी सारा टाइम लग जाएगा, बट धीरे धीरे आपके में आ जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना कि इसमें से जो एडिटोरियल पेज है ये आप मिस बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि एडिटोरियल से ही आपकी मेंस राइटिंग स्किल बनने वाली है। नाउ कमिंग टू द प्रीलिम बूस्टर, ये ओनली IAS एक वीडियो चैनल है, बहुत अच्छा उसका प्रीलिम बूस्टर आ जाता है। एक्चुअली ये कुछ नहीं करता है, ये इनसाइट से उठाता है
और पीआईबी जो वेबसाइट है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, यहाँ से कंपाइल करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होती है। तो ये एक्चुअली करंट का मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि ये सब हम इंक्लूड करने ही वाले हैं, तो आपको इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद विजन आईएएस की मंथली मैगजीन होती है प्लस पीटी 365, ये आपको कवर करनी है। मंथली मैगजीन आप हर एक महीने के एंड में मिलेगी आपको, हिंदी और इंग्लिश, मतलब सारी की सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश ऑब्वियसली दोनों में मिलती हैं। और इंडियन ईयर बुक, एक इंडियन ईयर बुक आता है, इसके कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, ये आपको पढ़ने से ऊपर से कुछ चैप्टर्स पढ़ लोगे, अरे भाई नेशनल सिंबल क्या है इंडिया का, नेशनल गाना कौन सा, ये सब बेसिक बेसिक चीजें आएंगी इंडियन ईयर बुक में। बट कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज आती हैं, जैसे मान लो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में इंक्लूड किए जाएंगे। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सारे डिपार्टमेंट इंक्लूड किए जाएंगे, उसके अंदर ही कुछ कुछ बॉडीज होती हैं जो स्टैट्यूटरी होती हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, भाई ये बॉडी जो है ये स्टैट्यूटरी है या नहीं है, तो इसलिए इंडियन ईयर बुक पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आपका प्रीलिम्स के लिए इतना करंट अफेयर्स इज मोर देन इनफ। ओके, एंड पीआईबी का जो कंपाइलेशन है ये आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, इस ग्रुप में हर डेली हम पीआईबी कंपाइलेशन देने ही वाले हैं। ठीक है, जो हमारा करंट अफेयर्स का रहेगा। हाँ, अब आता है मेंस के लिए। मेंस के लिए ये चीजें अगर आप ऊपर का कर रखे हो तभी करना, ये चीजें नॉर्मल करने की जरूरत है ही नहीं, ये जो गिस्ट बोल रहा हूँ मैं इनको। तो अगर आप ऊपर की सारी चीजें कर रखे हो तो साइंस डायरेक्ट, आईडीएसए और पीडब्ल्यू का एक गिस्ट आता है जो आईएएस पार्लियामेंट पब्लिश करता है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईएएस पार्लियामेंट। ओके, ये पब्लिश करता है, तो इसका आप रीडिंग ले सकते हो। ये हर मंथली पब्लिश होता है जब आपका ऊपर का सब हो चुका है। इसमें से देखो, इसमें सबसे अभी तक जो मैंने पढ़ाया, अगर उसका सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट है तो वो है गवर्नमेंट स्कीम्स का। गवर्नमेंट स्कीम आती है आईएएस पार्लियामेंट की भी आएंगी, विजन की भी आएंगी, आप किसी की भी ले सकते हो। और इसमें से सबसे ज्यादा मतलब इसमें कम पेज आपको पढ़नी है और सबसे ज्यादा आपको आउटपुट इसमें से मिलेगा। तो गवर्नमेंट स्कीम को काफी बार आपको रिवाइज करना है थरोली। अगर आप करंट अफेयर्स कर ही रहे हो तो उसमें गवर्नमेंट स्कीम कवर ही होगी, बट इसका रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। 10% मतलब 10 क्वेश्चन लगभग इसमें इकोनॉमी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एनवायरमेंट के भी आते हैं, मतलब जो भी स्कीम लॉन्च की है इकोनॉमी के द्वारा या एनवायरमेंट के द्वारा, वो सारे इसमें कवर्ड होती है। ओके, मिनिस्ट्री वाइज हम इसको इस स्कीम्स को भी कवर करेंगे। तो आई थिंक हमने प्रीलिम्स का सोर्सेस देख लिए हैं। ओके, तो सोर्सेस में अगर किसी को डाउट है तो आप बताइए। ओके, अब इसमें ये जो सोर्सेस मैंने बताए हैं इसमें से आप अपने कुछ ऐड कर सकते हैं, बट माइनस करना इतने सोर्स में से मुश्किल होगा। हाँ बोलिए। न्यूज़पेपर का नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है फ्रॉम बिगिनिंग। हाँ, देखो आपकी थोड़ी थोड़ी आवाज आ गई है मेरे को। तो न्यूज़पेपर का नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम आपको नोट्स बने हुए प्रोवाइड करेंगे, तो आप उनको खुद से लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। क्योंकि नोट्स बनाने का मेन मकसद हमारा ये है कि भाई आपको याद रहे। अगर आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि आपको एक बार पढ़ के याद हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉर्मल मेमोरी ये कहती है कि भाई एक बार न्यूज़पेपर पढ़ो, और न्यूज़पेपर में से हर कुछ नहीं लिखना है। अब वो आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो आपको आइडिया नहीं होगा अगर आप बिगनर हो। वो आपको आइडिया तब लगेगा जब आप कम से कम 1 साल इस चीज में दे चुके होगे तब। ओके, तो इसलिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके हिसाब से आप देखते जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते जाइए और उसके अकॉर्डिंग ही आप नोट्स बनाइए। आप जैसे कहीं भी कर्नाटका में ये चीज हो गया तो ये इन चीजों के नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स आपको किसी चीज को बनाने, ये आप पहले आइडिया ले लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए नोट्स बनाना। आकाश, आपको क्लियर हो गया? जी जी, क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। तो भाई मेंस में आपको इसके अलावा क्या पढ़ना है, जैसे प्रीलिम्स के हिसाब से जो सब्जेक्ट सोर्सेस थे मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आपको नेसेसरी क्या है मेंस के लिए पढ़ना, तो ये कुछ चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, उनको वो चीजें जो प्रीलिम्स हैं वो चीज मेंस में काम आने ही वाली है, नो डाउट। इसके साथ साथ आपको इंडियन सोसाइटी पे सेंथिल कुमार की एक बुक है, आप ये कर सकते हो। ये इजी बुक है, अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में भी और मजा भी बहुत आता है। डाइवर्सिटी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं उनके आने, जैसे रेस का कंसेप्ट है उसको समझाएंगे। इंडियन सोसाइटी पे सेंथिल कुमार है, कुछ और भी पढ़ सकते हो, बट एक बुक आपको रेफर करनी है सोसाइटी के लिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन जीएस1 में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री आप कहाँ से पढ़ोगे, तो कई लोग बोलते हैं नॉर्मल लोग, बहुत मोटी बुक है, आपके पास टाइम हो तो पढ़ लेना, बट विजन से भी काम चल जाता है। ओके, फिर आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप विजन का मटेरियल उठा सकते हो, विपिन चंद्रा की एक बुक आती है वो आप उठा सकते हो। गवर्नेंस, जैसे लक्ष्मीकांत के पॉलिटी के लिए एक लक्ष्मीकांत है, ऐसी गवर्नेंस के लिए एक लक्ष्मीकांत है। ये आपको मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है गवर्नेंस, क्योंकि इसकी जो, जैसे मान लो हमारा क्वेश्चन आ गया डिसेबल्ड पर्सन पे, उसमें बहुत क्लियरली गया है कि भाई ये आर्टिकल है
कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिसेबल्ड के लिए बनाए गए हैं। फिर ये लीगल क्या मतलब जो लॉज हैं, ये लॉज हैं जो बनाए गए हैं। अब अगर आप इतनी दो चीजों को कंबाइन करके गवर्नमेंट इनिशिएटिव में लिख देते हो, इसके साथ आप करंट अफेयर को जोड़ देते हो, तो आपका आंसर बहुत सुंदर हो जाता है। ओके, इंटरनेशनल रिलेशन बाय पवनीत सिंह। अब पवनीत सिंह ऐसा बुक नहीं पढ़नी है आपको, भाई ये बुक उठाई कवर टू कवर इस बुक को नहीं पढ़ना है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सी, जैसे आज इंडिया चाइना चल रहा है, ओके, इंडिया नेपाल चल रहा है, मैक्स टू मैक्स इंडिया यूएस चल रहा है, तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को ही आपको पवनीत सिंह से कवर करना है। आपको पूरी बुक उठाने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपने आईआर ऑप्शनल लिया है। तो फॉर अ जनरल स्टूडेंट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटरनेशनल रिलेशन को जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, आपको इंडिया के रिस्पेक्ट में रख के उस टॉपिक को बस इस बुक से कवर कर लेना है। डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका डिजास्टर मैनेजमेंट की एक सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है, वो आप पढ़ सकते हो, वरना वो मत पढ़ना क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स बहुत ज्यादा लिए गए हैं। आप डिजास्टर मैनेजमेंट का एक विजन का मॉड्यूल आता है, वो आप ले सकते हो। ठीक है, ये सारे सोर्सेस हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट है, आपको मिल नहीं रहा हो तो आप मेरे को बता देना, मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी बाय अशोक कुमार, ये भी एक बुक है, जैसे ये GS3 में कवर होती है, ये एक इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इससे जैसे विजन का जो एडिशन आता है इंटरनल सिक्योरिटी का, उसमें भी काफी सारा इंटरनल सिक्योरिटी मेंशन होता है। बट अगर स्टैटिक पोर्शन भी इसके साथ साथ पता हो तो आप रेफरेंस ले सकते हो पुराने से। लोन वुल्फ अटैक जो अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में बंद किए गए थे अपने पुलिस के द्वारा, तो अगर लोन वुल्फ अटैक का आपने थियरी अच्छे से पढ़ रखा होगा फ्रॉम द इंटरनल सिक्योरिटी बुक, तो आपका आंसर है उसमें क्वालिटी बहुत ज्यादा दिखेगी। ओके, लास्ट GS4, इसमें लेक्सिकन है। काफी लोग बोलते हैं जी शोभा राव भी, वो भी आप पढ़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से लेक्सिकन या जो एथिक्स सब्जेक्ट है, उसमें आपको बुक्स पे रिलाय होने की जगह आप अगर खुद पे रिलाय होगे, खुद की अंडरस्टैंडिंग या खुद के साथ और लोगों के द्वारा डिस्कशन पे रिलाय होगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो लेक्सिकन का भी हम डिस्कशन ले सकते हैं। ऑप्शनल हो गया, ऑप्शनल तो आपके अपने हिसाब से रहेगा। तो इतनी चीजें आपको ही एक्स्ट्रा पढ़नी है मेंस के लिए, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ये कुछ अप्रोचेस हैं दैट ऑलवेज हेल्प्स अस। ओके, तो ये आपने काफी सारे लोगों से सुनी भी होंगी। ठीक है, तो ये एक बार जल्दी से मैं रीड आउट कर देता हूँ कि भाई प्रीलिम्स में क्या क्या चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम अच्छे से कवर होना चाहिए। बेसिक्स आपको एनसीईआरटी के कवर, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं जो बड़ी बड़ी बुक्स में नहीं होते हैं और एनसीईआरटी में होते हैं। तो आपको बेसिक एनसीईआरटी एकदम अच्छे तरीके से एकदम मुंह पे रटी हुई होनी चाहिए। इसका मेन एक ही चीज है, रिवाइज। प्रीलिम्स में आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा फोकस करना है। कभी कभी आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं भी हो पाती, तब भी आपका प्रीलिम्स में हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक बार इतना बार रिवाइज कर रखा होता है। फिर एक चीज आपको आदत डालनी चाहिए कि जैसे अगर आप कोई एक चीज रिसर्च कर रहे हो, तो आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट से करोगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस बनाते हैं यूपीएससी वाले, ये लोग ऑफिशियल वेबसाइट का लैंग्वेज सीधा उठा के डाल देते हैं, वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से करोगे तो आपको मेमोरी में बहुत जल्दी स्ट्राइक होगा। ये 3 वेबसाइट्स हैं। एक तो इंडियन ईयरबुक हमने बात ही कर ली है, PRS और PIB। PRS में बिल्स वगैरह आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, करना है पिछले 1 साल के बिल। PIB डेली टू डेली बेसिस हम प्रोवाइड करेंगे। बिल का भी मैं एक लिस्ट बता दूंगा, उतने ही बिल आपको करने हैं 1 साल के, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। बट ये PRS के बिल पे क्वेश्चन कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो 100% पक्का ही रहते हैं हर साल। ओके, क्योंकि ये एक्चुअली एक्ट बन जाते हैं और एक्ट बनने के बाद तो क्वेश्चन आना ही है। मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्वियसली। आंसर राइटिंग में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम करने वाले हैं आगे। एडिटोरियल्स, हिंदू के एडिटोरियल्स काफी अच्छे होते हैं, इसके साथ साथ आप इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स भी पढ़ सकते हो। ओके, उसमें से भी क्वेश्चन, मतलब अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग एडिटोरियल को आप अच्छी इजीली समझ पा रहे हो, तो आप उतने ही अच्छे से सारे के सारे डायमेंशंस अपने आंसर राइटिंग में कवर कर पाओगे। कमिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, एक मोटा सा आता है, ठीक है, हर साल, मतलब बजट के पहले 1 दिन पहले निकलता है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द GS3। इसमें से आप सीधा डेटा कोड कर सकते हो और प्रीलिम्स में भी ये काम आता है। सेकेंड ARC की कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें से आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिलता है, तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, अभी आपको लग रहा हो कि भाई इतना सारा बता दिया है, बट आपके पास टाइम भी काफी ज्यादा है, आप धीरे धीरे आप करोगे तो हो जाएगा। ओके, हेलो, हाँ जी हाँ सिस्टम भाई हो गया हाँ, आपका? हाँ ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड है। इसके बाद हम इसमें यही बता रहा हूँ, मतलब जो समझाना था मैंने समझा दिया। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि हम अपने ग्रुप में क्या करने वाले हैं और फिर मैं आपके क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो, पहला डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है,
डेली करंट अफेयर्स की एक पीडीएफ रहेगी जो हैंड रिटन रहेगी, मैं ही उसको लिखने वाला हूँ। उसमें क्या क्या सोर्स रहेंगे, पीआईबी कवर्ड रहेगा, हिंदू का जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से है, एडिटोरियल कवर नहीं होंगे, बस जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से है, और इंडियन एक्सप्रेस का जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से है वो कवर रहेगा। मेंस पर्सपेक्टिव से हिंदू और आई आपको लिख करना ही है एडिटोरियल। विजन का आपका पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा जो भी प्रीलिम पर्सपेक्टिव से है। और स्टडी आईक्यू आप लोग काफी लोग देखते भी होंगे और बहुत अच्छा है, आप उसमें से देखिए, बट उसका नोट्स बनाने में बड़ा आलस आता है। तो उसके जो चीज जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा, जैसे अब इंडिया बैन्स 59 चाइनीज ऐप, अब उसमें थोड़ा सा ही इंपॉर्टेंट एक लाइन ही इंपॉर्टेंट है कि भाई किस मिनिस्ट्री ने की, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, बस उतना। तो उतना मैं लिख के दे दूंगा आपको। प्रीलिम्स बूस्टर भी कवर्ड होगा, इनसाइट आईएएस और पीआईबी का ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो ये पूरा मैं आपको करके दूंगा, ठीक है, रोज के रोज। और फिर आंसर राइटिंग का पहला आपको एक रोज क्वेश्चन दिया जाएगा, ओके। अब वो जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अगले दिन मैं आपको मॉडल आंसर डाला करूंगा। मॉडल आंसर मतलब उसमें से आप चेक कर सकते हो कि भाई मेरा आंसर जो है इस मॉडल आंसर से कितना मैच कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है, ओके। उसके अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है आपका कंटेंट एकदम सो हो, पहली चीज एक स्ट्रक्चरिंग अच्छी होनी चाहिए और आपका जो कंटेंट का एसेंस है दैट शुड बी द सेम। बाकी आपका अगर चेंज भी होगा तो इट इज ओके, ओके। और मेरा जो आंसर्स रहेंगे या तो विजन फैकल्टी रिव्यू करके देगी, मेरे रिव्यूड आंसर ही होंगे, और या फिर कोई आईएएस आईपीएस मतलब जो मेरे सीनियर्स हैं उनसे ही रिव्यू करके मिलेंगे। एक हम कॉमन स्टडी प्लान जल्दी ही बनाने का स्टार्ट मतलब ट्राई करेंगे, और अपने जो टाइम डिमांड के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइज करेंगे अपन लेक्चर्स। जैसे अपने को एथिक्स का काफी लोगों को डाउट आ रहा है, भाई एथिक्स के वो चाहिए मुझे, हमको लेक्चर चाहिए, और उस समय कोई पढ़ भी रहा है, तो हो सकता है कि ऐसा भी टाइम हो जब मैं ना हूं, बट आप लोगों में से कोई का एक टॉपिक काफी कवर हो गया है तो आप ये क्लास ले सकते हो, आप समझ रहे हो। तो एक तरीके से कॉमन ग्रुप स्टडी प्लान हम बना सकते हैं। फिर वीकली टेस्ट हम कोशिश करेंगे कि जो हमने यहाँ पर जो आपको करंट अफेयर्स दे रहे हैं, और हमारा क्योंकि एक कॉमन स्टडी प्लान रहेगा, तो हम मान लो ये पॉलिटी का मंथ चल रहा है, तो उस समय पर ही आपका करंट अफेयर्स जो उसी वीक के आए और हमारा करंट उसका पॉलिटी का एक वीकली टेस्ट आपको दिया जाएगा, ओके। तो आपको वहीं के वहीं सॉल्व करना रहेगा और उसके आपको अपलोड भी करनी पड़ेगी अपने आंसर शीट, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर्स भेजे जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, कुछ नहीं, अकाउंटेबिलिटी कंसिस्टेंसी वगैरह बनती रहेगी, ठीक है, वही जो लैग होती है। बाकी कंटेंट वगैरह तो सबको पता है, आप काफी सारी चीजें इसमें जो मैंने बताई कहीं और से भी देख सकते थे, बट चीज ये है कि एक कॉमन स्टडी प्लान बनेगा तो हमारी अकाउंटेबिलिटी कंसिस्टेंसी सारी की सारी बढ़ेगी, ओके। तो अब मेरा जो था कंटेंट वो खत्म हो गया है। अब आप लोग बताइए, आपको कुछ क्वेश्चंस हैं या सक्षम भाई, हाँ भाई, हम लोग कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Actually, I am also UPSC aspirant since 4 years. I have started preparing from 16. सबसे पहले तो मैं हम लोग का मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हमें ये जानना है कि इसमें बिगिनर्स कौन कौन है और मतलब कौन मतलब पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका है। उसके अलावा हमें जो अभी फोकस करना है, आई थिंक हमें प्रीलिम्स को पॉइंट बनाकर उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, प्रीलिम्स को ओरिएंटेड करना होगा, क्योंकि अगर प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो मैं और अदर ये एक्टिविटीज जो भी हैं तो वो तो बात की चीज रही। तो आई थिंक प्रीलिम्स को फोकस बना के स्टडी की जाए ज़्यादा बेटर है। उसके रिगार्डिंग ही पर डे हम पहले से ही कुछ टॉपिक अपना डिसाइड कर लिया करेंगे, ये टॉपिक इस दिन डिसाइड होगा, इससे रिलेटेड डिस्कशन ग्रुप रखाया वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सभी मोस्टली जो प्रिपरेशन कर रहा है जो सिंसियर है वो रिसोर्सेज और ये सारी चीज़ें अपने पास रखता है। तो आई थिंक हम लोग अगर डिस्कस पर ज़्यादा फोकस करें ये सारी चीज़ें हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। राइट। आप लोग भी अपने ओपिनियन दे सकते हो, आप लोग अपना माइक को अनम्यूट करके आप अपना सारे के सारे अपना ओपिनियन या कुछ क्वेश्चन। हेलो हाँ हाँ हेलो, एग्रीड हूँ भाई के ओपिनियन से, एग्रीड हूँ, क्योंकि डिस्कशन इज बेटर देन स्टडी। स्टडी तो कोई भी कर सकता है खुद पे बैठ के, लेकिन डिस्कशन इम्पोर्टेंट है। राइट। हेलो जी जी बोलिए। हेलो सक्षम भाई। हाँ भाई, मैं तो बिगिनर हूँ, मैं कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? हाँ आप एक काम कीजिए, जो धीरे धीरे यहाँ पे जो करंट अफेयर्स हैं आप उसको रेगुलरली पढ़िए, ओके। और जो बुक लिस्ट मैंने बताई है आप धीरे धीरे आप स्टार्टिंग कर दीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है उससे उठाइए और बुक लिस्ट उठाना खत्म कीजिए। मतलब मैं आपकी ये पीडीएफ जो है इसकी डाल दूंगा, तो आप बुक लिस्ट चेक कर लीजिए और उसमें से आप धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ठीक है। बिगिनर्स के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगा अगर इजाजत हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
मैं सबसे पहले तो मैंने करंट को फोकस ना बनाने पर ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग ही करेंगे, हाँ पूरी तो बात सुनिएगा। तो क्या होगा कि जैसे कि हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स लेते हैं, जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड हुआ, हाँ ठीक है, हाँ रेपो रेट, ये राइट तो करंट में आती हैं। तो इन लोगों को वो टर्मिनोलॉजी जब तक समझ में नहीं आएगी, हाँ जब तक शुरू ये में दिक्कत कॉन्सेप्ट आएगी। को पढ़ते। तो आई थिंक इन्हें पहले तो फोकस करना होगा स्टैटिक कॉन्सेप्ट पर, जो हाँ बिगिनर्स हैं। हाँ बिगिनर्स के लिए मैं तो स्टार्टिंग समझता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद ये पॉलिटी पर जा सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न और पॉलिटी एक दूसरे से लिंक करती हैं। तो हाँ सबसे हाँ पहले ना करंट को समझने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा जरूरी होगा। अगर ये डायरेक्ट करंट पर जाएंगे तो क्या होगा, डिमोटिवेट होंगे, इन्हें लगेगा कि यार मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इससे हाँ बढ़िया हम यूपीएससी छोड़ देते हैं। कॉन्सेप्ट पे जाना बेटर होगा। हाँ हाँ राइट, ये भी कर सकते हो आप, ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपका स्टैटिक एक बार कवर हो जाएगा तो करंट का समझने की कैपेबिलिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और याद भी ज़्यादा रहने लगेगा जब आपका स्टैटिक और बेसिक क्लियर होगा तो। राइट हाँ जी, क्योंकि पहले डायनेमिक की बजाय स्टैटिक वो करना हाँ जरूरी है, क्योंकि भाई आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आएंगे ना। अब जैसे राइट कि राइट इकोनॉमी में तो हमेशा अपडेशन होता रहता है, जैसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है, हाँ एवरेज कॉस्ट ऑफ हाँ फंड है। तो इनके कॉन्सेप्ट हैं समझ में तभी आएंगे ना जब हम इसका स्टैटिक पार्ट कर चुके होंगे, है ना। राइट राइट। जी। और किसी को कुछ और तो पूछना? वही है, हमारा फोकस किया है प्रीलिम्स को ओरिएंटेड बनाते हुए, क्योंकि हमें, मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये ग्रुप है, अगर सिंसियर स्टूडेंट हुए इसमें, तो हाँ हम हाँ सभी लोग मिल करके, और ग्रुप के जो मोस्टली कैंडिडेट्स हैं अगर सेलेक्ट होते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। राइट राइट। सक्षम भाई, हाँ हाँ भाई। जैसे मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ तो मैं चाहता हूँ प्रिपरेशन करना, तो मैं स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए अगले 2 साल के लिए? शशांक हाँ यस। हाँ देखो, आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, पहले आपने डिसाइड कर लिया है कि आप यूपीएससी करने वाले हो, इट्स सो गुड। हाँ आप ये धीरे धीरे चीजें पे आप मतलब आप सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। पहले आप अपने इंटरेस्ट जानिए कि आपको इंटरेस्ट इसमें आता है। अगर आपने ये फाइनल डिसाइड कर लिया कि मेरे को यूपीएससी करके ये पर्टिकुलर चीज़ ही करनी है, तो आप धीरे-धीरे न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए, है ना? आप मतलब एग्ज़ॉस्टिवली नहीं पढ़िए भले ही कि भाई ये हर एक टर्म का मतलब निकाल रहे हैं, पर आपका न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एंड तक गाइड करेगी। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए और छोटी-छोटी जो एनसीईआरटी हैं 6 से लेकर, जैसे अगर आपको पहले से अच्छी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपको बेसिक स्टार्ट करना है तो आप 6 से लेकर एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फिर धीरे-धीरे जो स्टैटिक बुक मैंने बताई, वो आप कर सकते हो। हेलो सक्षम भाई, मैं अब फाइनल ईयर में हूँ, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में। आप अरफान, ओके अरफान, हाँ मैं बोलिए। हाँ, मैं ग्रेजुएशन, मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल ब्रांच में हूँ। ओके बी, हाँ। हाँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ। क्या स्ट्रेटेजी चाहिए इसको, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना चाहिए? हाँ हाँ। तो बी में आपने मतलब स्टार्ट कब से किया है? आप बिगनर हो या फिर आपने पहले से कर रखा है कुछ? नहीं, मैं अभी यही पहली बार है मेरा, बिगिनर हूँ। हाँ मतलब आपने डिसाइड करने के बाद आपने कुछ बुक्स अभी तक पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा। तो देखो, आप फाइनल में ईयर में हो तो आपके पास टाइमिंग बहुत कम है, ठीक है? तो हाँ इस टाइमिंग कम होने के लिए आप इसको एक तरीके से डिसएडवांटेज की तरह एडवांटेज की तरह काम करो। इसमें आप हाँ अपने जो स्टडिंग हावर्स हैं लगभग हाँ। 10 हावर्स या इससे ज़्यादा आप कर सको तो इतना रखो, और जल्द से जल्द आप बेसिक बुक्स खत्म करो। सिक्स मेरी नहीं नहीं नहीं, मेरी हाँ ग्रेजुएशन खत्म होने के लिए अभी 1 ईयर है। आई एम जस्ट एंटरिंग टू 7th सेम। ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन। तो भी आप अपनी बेसिक, तब भी आप थोड़ा क्या है, क्योंकि आप देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं 5-5 साल से पेपर कर रहे होते हैं, तो आपको या फास्ट या तो या करना या ही है। आपको अगर पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में आप सोच रहे हो तो फास्ट तो करना ही है। या आप दैट्स गुड। स्टार्टिंग में आप वही मैंने जैसे उसको बताया था शशांक को कि आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? पहले पहले हाँ रीड में अगर आपको लगता है कि मैं नोट्स बनाने लायक हूँ तो नोट्स बनाइए, वरना आप पहले आराम से रीड हाँ। कीजिए। और करंट अफेयर्स का जो यहाँ पे डेली दिया जाएगा वो आप करना ही है डेली, क्योंकि आप आज देखते हैं कि भाई करंट अफेयर्स कहाँ से उठा रहे हैं, तो मृणाल ने भी बताया कि D-2 ईयर से उठा रहे हैं। अगर आपका 2020 का या पेपर है तो 2018 से आपको किसी हाँ क्वेश्चन करंट अफेयर्स से मिलता है, कहीं ना कहीं से हाँ लिंक्ड होता है। बट स्टिल अगर आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग होगा ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट तो आपने डाली होगी, और अगर नहीं डाली तो अभी डाल दीजिए। एडिटोरियल अब आप मिस मत करना, जो भी हिंदू या या इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आते हैं उसके अगर आप नोट्स बना पाते हो तो ठीक है, एडिटोरियल के नोट्स नहीं बनते हो इट्स ओके, क्योंकि दैट विल बी कवर्ड ओके इन द आंसर राइटिंग व्हेनेवर यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, राइट?
हाँ जी जी। और भाई किसी को आपका ग्रुप का लिंक कहाँ पे है? लिंक आपको आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है और आपको टेलीग्राम में मैसेज किया आप। हाँ, एक बार आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा उसको। ठीक है ठीक। ओके। हेलो सचिन। हेलो हाँ हेलो, कौन? हाँ शशांक। शशम भाई, शशम, जैसे आपने बोला कि 6 to 12 का एनसीडी पहले कवर करो, 6 तो to 10 करो मैंने पहले। बहुत से बहुत से टॉपर से बोले कि पहले 11-12 करो, 11-12 समझने फिर 9-10 जाओ, फिर 6-7-8 जाओ। हाँ मतलब वो तो आपका मतलब आपको आइडिया खुद का होना पड़ेगा, इसमें आपको मैं नहीं बता सकता। आपको खुद देखना पड़ेगा कि मेरे को कितना आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई स्टार्टिंग में करता हूँ तो मुझे चोला चेहरा पांड्यास के बारे में तो मुझे पता ही है, अब इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सीधे 11 से उठाओ। बट अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है पता है साउथ में है कहीं पर एग्जैक्टली क्या क्या है, पल्लवास कहाँ है, चोला चेहरा पांड्या में अंतर क्या है, भाई इस कंटेम्प्रेरी ऊपर कौन बैठे हैं, तो आप एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए, इसमें ना ही आपको टाइम लगेगा। लेकिन कुछ एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी की तो करनी ही करनी है, भले ही आपने कुछ भी कर रखा हो। आप समझ रहे हो? हाँ। जो अनटिल अनलेस आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है, बट ज्योग्राफी की तो आपको करनी ही करनी है। आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स भी पढ़ लोगे तो अच्छा ही रहेगा, हिस्ट्री की भी बेनिफिशियल रहेगी। तो आर्ट्स की आपको पढ़नी है, और साइंस हो सकता है, क्योंकि अगर जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको साइंस में उतना दिक्कत नहीं आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री तो उठानी नहीं है हमको, फिजिक्स केमिस्ट्री तो उठानी नहीं है हमको, सिंपल 6 7 8 9 10 तक करना है। तो साइंस आपको 10 तक ही करना है, 11 12 का साइंस करने की जरूरत नहीं है। तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि आगे जो बुक्स आने वाली हैं दैट इज way harder and way thicker than the NCERTs. So you should be prepared for that. Okay. और थैंक यू। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन? हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। हाँ हाँ, तो नरसिम्हा शायद बोल रहे हैं। आकाश। आकाश, हाँ। तो ऐसा है आकाश, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बेटर दोनों ही अच्छे होते हैं, पर एक क्लियर बात है कि जो मटेरियल है इंग्लिश का दैट इज इजीली अवेलेबल। ओके, बट अगर आपको उस लैंग्वेज को समझने में ही इतनी दिक्कत आ रही है, जैसे मान लो कोई एक पीआईबी की वेबसाइट है, सिंपल एनसीईआरटी में भी अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो अब आपको लर्न करने में बहुत दिक्कत आएगी। अगर आपने लर्न कर भी लिया तो उसको अपने हाथ से लिखने मतलब आंसर राइटिंग करने में काफी टाइम लग जाएगा उस चीज को आप मॉड्यूल। अगर आपका मतलब इंग्लिश बहुत ही कमजोर है तो आप हिंदी ही रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाता है। बट अगर आपका दोनों इक्वल है, जैसे मान लो हिंदी और इंग्लिश मेरा दोनों बराबर है, या फिर थोड़ा बहुत अंतर ही है, हिंदी थोड़ा सा ही कम आता है, बाकी तो ठीक ही है, तो आप फिर इंग्लिश मतलब इंग्लिश विल बी ऑलवेज बी प्रेफर्ड। बट इफ यू डोंट नो इंग्लिश, मतलब बहुत हालत खराब है, तो यू कैन गो फॉर द हिंदी। ओके ओके थैंक्स। हाँ हाँ, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में से भी काफी ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। ये एक अफवाह है कि हिंदी से सिलेक्शन नहीं होता है, बस सीसेट आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, हिंदी से भी सिलेक्शन काफी ज्यादा हमको देखने को बस लास्ट ईयर तो टॉप 500 में भी कोई नहीं आया हिंदी से। हाँ देखो, एक जैसे हो सकता है कि भाई 1-2 साल, जैसे पिछले 5 साल का आप उठा के देखोगे तो कुछ और चीज होगी, पिछले साल शायद ऐसा ना हुआ हो, तो चीजें बदलती हैं। जब से सीसैट आया है हाँ 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 तब से ऐसा कुछ हिंदी का ग्राफ गिरता जा रहा है, ऐसा कुछ हाँ एनालिसिस है। हाँ, ये गिरता है आकाश जी, कि आकाश भाई, बोल भाई बोलो। मैं भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, लेकिन इसका ये मेन चीज क्या होती है, जब हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो पहले से ही अपने माइंड सेट बना लेते हैं कि अरे यार हम लोगों का नहीं हो रहा है, उन लोगों का हो रहा है, तो ये चीज तो हमें पहले से निकालनी होगी। हमें अपना फोकस करना होगा स्टडी, ठीक है ना, फुली डेडिकेशन के साथ। अगर हम पहले से ही माइंड बना लेंगे कि हमारा नहीं हो पा रहा है, तो वो जो चीज डेडिकेशन दे सकते हैं उसमें वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी ये मीडियम तो वाले सही है। नहीं हो पाते हैं, सबसे बड़ा रीजन तो ये है रिजल्ट ना दे पाने का। बाकी भाई इतने तो इंग्लिश आती है कि आप स्टडी मटेरियल जो कंटेंट प्रोवाइड होता है वो आप पढ़ सकते हैं, भले ही आपका मीडियम, तो मैं तो ये समझता हूँ मीडियम कोई मैटर नहीं करता है, तो हम एक्सक्यूज निकालने लगते हैं, हमारे रिजल्ट नहीं आते हैं। राइट राइट। हेलो हाँ राइट भैया, इट इज रियली नेसेसरी टू जॉइन एनी कोचिंग, और अगर है तो कौन से ईयर में बेस्ट होगा ज्वाइन करना? देखो, इन रियलिटी बात करूं तो अगर आप एकदम बिगिनर हो तो कोचिंग आपको हेल्प करेगी किस तरीके से, गाइडेंस की तरह से।
बट ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के आप नहीं कर सकते हो। फॉर विच मीडियम? आप हाँ, मतलब क्या बोला आपने? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप एकदम बिगिनर हो तो कोचिंग आपको डेफिनेटली एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, बट आप ये नहीं मान सकते कि कोचिंग हमको सिलेक्शन दे पाएगी। आप जब 1-2 साल पढ़ लोगे कोचिंग में, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और फिर आप खुद ही पढ़ सकते हो। मतलब अल्टीमेट सिलेक्शन विल बी गिवन बाय योर मेहनत ओनली। जब तुम मेहनत करोगे, कोचिंग तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, बट आपको एक गाइडेंस दे सकती है। तो अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट कोचिंग से ये गारंटी नहीं होता कि आपका सिलेक्शन होगा। और बेटर है कि अब क्योंकि ऑनलाइन इतना ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध है और अगर आपका माइंडसेट क्लियर है और कंसिस्टेंसी आप कर पा रहे हो, अगर ये 3 चीज़ें हैं, तो आप बिना कोचिंग के आप सेल्फ स्टडी से करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरे हिसाब से। तो जैसे आपने विजन में पढ़ा है, जी, जी। तो पढ़ने के बाद आपका क्या माइंडसेट है कि कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं, जैसे हाँ, क्या ओपिनियन है? हाँ, मेरा ओपिनियन सिंपल सा है। देखो, अब मैं जब स्टार्टिंग में गया था, तो मुझे गाइडेंस नहीं थी किसी की, है ना? तो जब मेरे को पास किसी की गाइडेंस नहीं होगी पहले इस समय, मतलब ठीक है, इंटरनेट तो काफ़ी था, बट फिर भी इंटरनेट वाला जो गाइडेंस होता है और ये जब क्लास में बैठते हो, वो गाइडेंस में डिफरेंस होता है। मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो अब क्योंकि मेरे पास गाइडेंस है, अब मेरे को आइडिया है कि भाई क्या कितना कहाँ से उठाना है। जैसे एक तरीके से मैं अभी हम गाइडेंस ले रहे हैं एक-दूसरे से। अगर ऐसा गाइडेंस आपको कहीं से मिल जाता है, तो ज़रूरत नहीं है कोचिंग की। पर अगर आपके पास गाइडेंस की कमी है और आपको समझने में दिक्कत आ रही है चीज़ों को, आपको ऑनलाइन में भी उतना क्लैरिटी नहीं है, जैसे आप मान लो यूट्यूब देख रहे हो, पर यूट्यूब से समझ नहीं आ रहा है। अब देखो क्योंकि कोचिंग्स भी अब ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं और आपको ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं है, तो यू शुड बी अवे फ्रॉम द कोचिंग। बट स्टिल अगर आपका मतलब है, टाइम वगैरह है आपके पास, आप एकदम फर्स्ट, जैसे आपने बताया फर्स्ट ईयर में हो, तो ले सकते हो। कोई बुरी चीज़ नहीं होती कोचिंग लेना, राइट? मेरा ये ओपिनियन है। बट मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा। हाँ, हाँ, हाँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा, उनका आपने अच्छा आंसर दिया, लेकिन मैं इन्हें ये कहना चाहूँगा कि ये कोचिंग ना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कोचिंग लेने से जो टाइम का वेस्ट होता है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। भाई कोचिंग तभी लेनी चाहिए तो हमें उचित गाइडलाइंस और डायरेक्शन नहीं मिलते हैं। जब कोई हाँ, गाइडलाइंस और देने वाला है, फिर कोचिंग आई थिंक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो कोचिंग हम टाइम वेस्ट करने वाले हैं, वो हम इस गाइडलाइंस के थ्रू प्रॉपर जगह पर बना करके स्टडी कर सकते हैं, और हो सकता है मे बी इन फर्स्ट अटेम्प्ट हम क्लियर कर जाए। फॉर एग्जांपल अर्पिका शुक्ला, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट आई थिंक क्लियर किया है और बिना किसी कोचिंग के। तो गाइडलाइंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हाँ, हाँ। और कोचिंग में भी गाइडलाइंस ही मिलती है। कोचिंग को आप बेंचमार्क नहीं बना सकते, उनके बेस पर आप केवल उन्हीं के बेस पर अगर हाँ। सिलेक्शन हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल आई थिंक। राइट, वही बात है। अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो आप ज़रूरत नहीं है आपको कोचिंग की। ओके। मेरे ओपिनियन से अभी इनका बिगनर हैं और कॉलेज का फर्स्ट ईयर है, तो हाँ। अभी कोचिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है। मैच्योरिटी लेवल मेंटली मैच्योर आदमी नहीं रहता है कोई भी राइट, राइट। पर्सन। हाँ, बट उसमें वही इसलिए बात है वो कि भाई अगर कोचिंग आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने वाली है भाई। अगर आपको कहीं और से मिल जाती है सेल्फ स्टडी तो ठीक है, कोई भी नहीं। मतलब अपने घर का हो तो भाई ठीक है, लेकिन कोई सेकंड पर्सन इतना टाइम नहीं दे पाएगा। कोई भी, आप भी हमको उतना नहीं देंगे टाइम। राइट, राइट, राइट। वो तो अच्छा, नहीं, थोड़ा तो रहेगा। मैं एक बात बताना चाहूँगा भाई। जैसे हमारा एक ग्रुप क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो इस ग्रुप का मेन मोटिव यही रहेगा कि जो भी बिगिनर्स हैं उन्हें प्रॉपर गाइडलाइंस और डायरेक्शन मिलती रहे। जैसा कि सक्षम भाई ने बताया कि वो 17 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं भी 16 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वो 17 से इंग्लिश कर रहे हैं, मैं हिंदी मीडियम कर रहा हूँ। तो आई थिंक हम लोगों को इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है कि आपको उचित गाइडलाइन मिल जाएगी। लेकिन आपको जो स्टार्टिंग करनी है, वो तो भले ही कोचिंग में जाएंगे या वैसे एनसीईआरटी से ही स्टार्टिंग करनी होगी। तो आई हाँ, हाँ। थिंक मैं आपसे बोलना चाहूँ कि एक बार आप एनसीईआरटी स्टार्ट करके देखिए। हाँ, एक एकदम करेक्ट। एनसीईआरटी पढ़िए, उससे आपको खुद आइडिया होगा आप कितना गेन कर सकते हैं। जब आप हाँ, एनसीईआरटी एक बार ट्राई मार सकते हैं, अगर कुछ हाँ, लगता है तब फिर ज्वाइन कर लें। राइट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। फिर भी आपको लगता है कि हाँ मेरे को जंप करना है, फिर आप कर सकते हैं। सक्षम भाई, हाँ, शशांक। हेलो हाँ, हेलो, शशांक। हाँ, हाँ। हाँ सक्षम भाई, मैं अरफान बात कर रहा हूँ। हाँ, इरफान। हाँ, आप जो बिगिनर्स के लिए जो गाइडेंस बोल रहे हैं वो ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप, डे टू डे हमको गाइड करते जाइए। राइट, राइट। मैं ऑनलाइन रहने ही वाला हूँ, है ना?
अपना जो या ग्रुप बना है उसको रोज ही या चलेगा, रोज उसमें कंटेंट डलेगा, रोज आपका अकाउंटेबिलिटी या रहेगा सही कि भाई सही ये आंसर राइटिंग करनी है, तो आपको गाइडेंस रोज मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। ठीक है ठीक है। आपको और विपिन भाई को दोनों को भी अच्छा सा एक्सपीरियंस है, जो दोनों भी गाइड कर सके जी हमको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ एकदम 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 करेक्ट है। सक्षम ठीक भाई है, थैंक यू थैंक यू। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अगर आप लोग रेडी रहें तो मैं जैसे इकोनॉमी वाला पार्ट है, ज्योग्राफी वाला पार्ट है, करंट से बिल्कुल अपडेट करके पर डे बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के यूपीएससी को प्रीलिम्स को पॉइंट ऑफ व्यू बना करके कल से इकोनॉमी वाला पार्ट कर सकते हैं, जैसे नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट। तो बिल्कुल उसका मतलब यूपीएससी का जो लेवल है उसका बेस से लेकर के पूरा अपडेट करते हुए, और क्योंकि हमारा भी रिवाइज होता जाएगा और आप लोगों को भी समझ आता जाएगा। तो अगर आप लोग एग्री करें तो आई एम ऑलवेज रेडी एंड सक्षम भाई। हाँ हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर जैसे कुछ लोगों की सहमति बन रही है कि भाई ये चीज़ पढ़ना है और सही बंदा पढ़ा रहा है, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एटलीस्ट उन हर किसी का यहाँ पे फायदा है, देखो विन विन सिचुएशन है ना। हमारा रिवाइज होगा, आपको नॉलेज मिलेगी, आप डायरेक्टली आप हमसे क्वेश्चन पूछ पाओगे जो आप एक बड़ी क्लास में ना पूछ पाओ कभी। या तुम सही कह रहे हो भाई, सही है। आप बिना किसी hesitation के कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि भाई हमारा मेन मोटिव ये है कि जैसे ये ग्रुप है, ठीक है, इस ग्रुप पे जितने भी कैंडिडेट जुड़ते जाए ही हों, क्योंकि अगर ये ग्रुप अपना अच्छा खासा रिजल्ट देता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने मिलकर जीती और एक अच्छा अचीवमेंट हासिल की है, बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें सिंसियर स्टूडेंट रहें, बिगिनर्स से लेकर के एडवांस लेवल तक के एक एजुकेशन होना चाहिए। कोई और क्वेश्चन पूछना जाएगा? गर्ल्स साइड से कोई क्वेश्चन नहीं आया है? स्वाति, रूबी, इक्वल पार्टिसिपेशन दिखाना चाहिए। भाई सत्यम भाई, इससे मैं सहमत हूँ। सारे कैंडिडेट्स कुछ ना कुछ तो अपना रखिएगा, कोई क्वेश्चन भाई, जिससे इंटरेक्शन नहीं रहेगा जब तक हम लोगों के हाँ बीच में, हाँ तब तक मजा नहीं आएगा। राइट इंटरेक्शन राइट। ग्रुप में सभी कैंडिडेट्स एक फैमिली हेलो मेंबर की तरह सक्षम ट्रीट। सर। हाँ हाँ हेलो, जी जी बोलिए बोलिए। मैं स्वाति बोल रही हूँ। जी जी न्यूज़पेपर पढ़ने का सही स्ट्रैटेजी क्या है बिगिनर्स के लिए? हाँ देखो, नोट्स न्यूज़पेपर, बनाना है या नहीं बनाना है? देखो स्टार्टिंग में ना आप अगर न्यूज़पेपर खोलोगे ना, तो पहले से ही आपको डर लग जाएगा कि भाई कितना लिखा है, इसमें से क्या उठाना है क्या नहीं। तो बिगिनर्स के लिए सबसे जी पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो मतलब पूरा जो पेज है इसमें से एक लाइन ही मेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा पेज लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको बस वो एक लाइन ही लिखनी है, वो एक लाइन हम प्रोवाइड करेंगे, पहली बात आपको। दूसरी बात, आप अपने भी नोट्स बनाओगे तो भी आपका अच्छा ही है। इसके लिए आपको जो स्ट्रेटेजी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना पड़ेगा। आपका जब तक भले ही इसमें कितना भी टाइम लग जाएगा, अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस हो जाएगा, फिर आपको आइडिया लगेगा ये चीज उठानी है। उस चीज के बारे में हो सकता है आपको गूगल भी करना पड़े, तो भी वो अच्छा है। आप उसको गूगल कीजिए, लिखिए भाई कि ये स्कीम है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, किस डेट से डेट तक के लिए एक्सटेंड की गई है, ये पूरा आपको कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा नोट्स के लिए। उसके लिए आपको एक एनालिसिस चाहिए जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सर, एक और क्वेश्चन है मेरा। अभी जो डिस्कशन हो रहा था कोचिंग लेना है या नहीं लेना है, जी मुझे जी लगता है उससे कंक्लूजन शायद यही निकला, मुझे हाँ मतलब हाँ बोलिएगा मैं सही हूँ या गलत हूँ, हाँ हाँ कि 6 to 12 एनसीईआरटी पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए बिगिनर्स को फर्स्ट हाँ ईयर सेकंड ईयर में, और हाँ फिर हाँ थर्ड ईयर में कोचिंग लेना चाहिए सेफ साइड में रहने के लिए। हाँ, मतलब ऐसा है कि आपको खुद को, जैसे हर एक इंसान अलग अलग होता है। अब किसी जी इंसान को किसी के समझाया हुआ चीज से ज्यादा अच्छा समझ में आता है जो उसने खुद पढ़ा हो, तो उसको तो कोचिंग लेने की जी जरूरत ही नहीं है। बट किसी को अगर लगता है कि भाई मेरे को खुद से उतना नहीं हो पा रहा है, तो वो ले सकता है। कोचिंग लेना ऐसी कोई बुरी चीज नहीं है, बट आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि भाई मेरा टाइम कहाँ ज्यादा प्रोडक्टिव निकल रहा है। इसलिए मैं एक डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक इंसान का अपने हिसाब से रहेगा। आज मेरे लिए कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं अगर आज से 3 साल पहले देखूं तो उस समय इंपॉर्टेंट थी, राइट। तो मेरा कंक्लूजन यही है। मैं भी अपना ओपिनियन थैंक यू सर। कोचिंग के बारे में, जी जी जैसे कि कुछ बात बोली है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो है वो जी जी इन 2 साल में आराम से study कर सकते हैं, एटलीस्ट 3 बार करनी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट टाइम करेंगे तो एक नॉर्मल रीडिंग होगी, दूसरी बार करेंगे तो उसमें कुछ हमें सीखने को मिलेगा, थर्ड टाइम पढ़ के आप उससे प्रॉपर वे में नोट बना सकते हैं। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको खुद समझ आता जाएगा कि हाँ समझते जा रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि अगर कोचिंग की तरफ हम जाते हैं
तो कोचिंग वाला जो पार्ट है, ये कोचिंग में केवल वो गाइडलाइंस बताते हैं और वो एनसीईआरटी और कुछ एडवांस बुक्स को लेकर के वो अपने कंटेंट देते हैं, ठीक है। तो गाइडलाइंस अगर प्रॉपर वे में आपको किसी ग्रुप से या हम लोगों के माध्यम से अगर प्रोवाइड होती है, तो मैं चाहूंगा कि जो कोचिंग का टाइम आप वहाँ जा रहे हो, आप फुल टॉपिक पढ़ रहे हो, फिर वहाँ पे आप पढ़ने जाओगे, तो उसको वहाँ क्लास में ना जाकर के आप घर पर बैठ करके आराम से एनसीईआरटी लीजिए, एडवांस बुक्स लीजिए, क्योंकि आप एनसीईआरटी पहले भी पढ़ चुके हो, प्लस एडवांस भी पढ़ चुके होंगे, प्लस कुछ गाइडलाइंस भी मिलती जा रही होंगी आपको। तो उन सबको कलेक्ट करके आप घर पर बैठ के प्रॉपर वे में खुद अपना सेंस में सुनाओगे, वो ज़्यादा बेटर बनेगा, क्योंकि राइट राइट टीचर उतना ज़्यादा उसमें नहीं, राइट राइट